हाय एवरीवन, क्या हाल चाल है सभी के। आप सभी का स्वागत है यार आपके अपने चैनल लर्निंग टेल्स पे। हम लोग एनसीईआरटी सीरीज कवर कर रहे हैं। उसमें मैं आप लोगों को लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी के सारी आप लोगों को कवर करवा रहा हूँ। ऑलराइट, तो यार आप लोगों को कुछ नहीं करना है, इस सीरीज को सिंसियरली फॉलो करना है। जो जो यार इसमें वीडियो आते जा रहे हैं वो आप देखते जाओ। सपोज करो यार आपको किसी पर्टिकुलर चैप्टर की ऑलरेडी नॉलेज है, आपको वो पर्टिकुलर चैप्टर आता है ना, फिर आप लोगों को एनसीईआरटी उसकी पढ़नी है, तो आप क्या करिए, इस वीडियो को थोड़ी स्पीड बढ़ा के देख लीजिए, लेकिन पूरा वीडियो देखो, इस सीरीज को फॉलो करो। आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। आप लोगों की बोर्ड्स की प्रिपरेशन तो होगी यार, एज वेल एज जो आपके कंपिटिटिव एग्जाम्स है जैसे नीट और जेई, उसमें भी यार काफ़ी क्वेश्चन सीधा एनसीईआरटी से आते हैं। तो हमारे लिए एनसीईआरटी तो करना मस्ट है। आप इस सीरीज को फॉलो करते जाओ, आप लोगों को बहुत आसानी होगी केमिस्ट्री की एनसीईआरटी समझने में, है ना। देखो यार कुछ कुछ लाइनें एनसीईआरटी में ऐसी रहती हैं जो काफ़ी टफ है। कुछ आसान चीज़ों को ही उन्होंने लैंग्वेज ऐसे बता रखी है कि यार वो टफ लगने लग जाती है बच्चों को, ठीक है। तो अगर इस सीरीज को आप लोग फॉलो करोगे तो आप लोगों को क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं वो सारी पता चल जाएंगी और एनसीईआरटी बिल्कुल ईजी वे में समझ में आ जाएगी, ठीक है। जब भी आप इस सीरीज का कोई सा भी वीडियो देखो तो यार एक काम हमको जरूर करना है कि एनसीईआरटी साथ में लेके बैठनी है, और जो जो मैं अंडरलाइन करते जा रहा हूं, जो जो मैं लिखता जा रहा हूं, वो आप लोग एनसीईआरटी में, अपनी एनसीईआरटी में लिखते जाओ, ताकि आप लोगों के एक शॉर्ट नोट्स टाइप के भी बन जाए। आपको ये पता चल जाए कि इस चैप्टर में एनसीईआरटी से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं। ऑलराइट, तो चलो यार इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। देखो यार थ्योरेटिकल चैप्टर है, तो इसमें इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्जाम्पल्स, है ना, और जो जो चीज़ें मैं अंडरलाइन करते जा रहा हूँ वो आप लोग अपनी एनसीईआरटी में अंडरलाइन करते जाना। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो सरफेस केमिस्ट्री सबसे पहले तो यही बोल रहा है कि इट डील्स विद द फिनोमेना दैट अकर एट द सरफेस और इंटरफेस। कोई सा भी सरफेस या इंटरफेस है उस पर क्या क्या फिनोमेनाज हो रहे हैं वो पूरे के पूरे हम लोग सरफेस केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो यार हम लोगों को मेजर फिनोमेनाज जो पढ़ने हैं वो है एड्सॉर्प्शन है, कॉलॉइड्स हैं, ये सारे आपके मेजर फिनोमेना हैं जो हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यार एडसॉर्प्शन। एडसॉर्प्शन क्या होता है, तो पहली बात तो यार इसकी डेफिनेशन देखिए। डेफिनेशन है द अक्यूमुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीशीज एट द सरफेस रेदर देन इन द बल्क ऑफ अ सॉलिड और लिक्विड इज टर्म्ड एज एडसॉर्प्शन। मतलब जैसे ये कोई सरफेस है, तो अगर इस सरफेस पे कोई दूसरा मॉलिक्यूल आके चिपक जाता है, अक्यूमुलेट हो जाता है, तो इस फिनोमेना को क्या बोला जाता है, एडसॉर्प्शन। इसका सबसे कॉमन एग्जांपल क्या होता है, आप लोग क्या करना, इंक लेना, ब्लू कलर की इंक होती है वो ले लेना, आप लोग चौक लेना और चौक को उस इंक में ऐसे डिप करके बाहर निकाल देना। तो आप लोग क्या देखोगे कि यार जो चौक का सरफेस है वो ब्लू हो गया, मतलब चौक के सरफेस पे इंक के मॉलिक्यूल्स जाके चिपक गए, है ना। लेकिन जैसे ही आप इस चौक को तोड़ोगे, है ना, अब यार इसको तो तोड़ेंगे नहीं ऑब्वियसली, ये तो पेन है, इसको नहीं तोड़ रहे हैं। अगर आप चौक को जैसे ही तोड़ोगे तो चौक की जो अंदर की सरफेस होएगी वो अभी भी व्हाइट होएगी। इसका मतलब क्या है, जो इंक के मॉलिक्यूल्स थे सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे जाके चिपके हैं, अंदर बल्क में नहीं गए हैं, बल्क में नहीं जाते हैं। एडसॉर्प्शन इज अ सरफेस फिनोमेना, सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे होता है, सरफेस पे मॉलिक्यूल्स आके चिपक जाते हैं, बल्क में नहीं जाते हैं। ऑलराइट, देखो अब यार दो स्पीशीज बोल रहा है, एक बोल रहा है एडसॉर्बेट और एक बोल रहा है एडसॉर्बेंट, ठीक है। जो सरफेस होता है जिधर एडसॉर्प्शन होता है, जैसे ये जो सरफेस है इसको हम क्या बोलते हैं, एडसॉर्बेंट, ठीक है। और जो मॉलिक्यूलर स्पीशी जो आके चिपक रहा है, जो अक्यूमुलेट हो रहा है सरफेस पे, उसको क्या बोलते हैं, एडसॉर्बेट। जैसे इंक के मॉलिक्यूल्स आके चिपक रहे हैं सरफेस पे, तो इंक के मॉलिक्यूल्स को क्या बोलेंगे, एडसॉर्बेट, और इस सरफेस को क्या बोलेंगे, एडसॉर्बेंट, ठीक है। अब देखो यार यहाँ पे इन लोगों ने कुछ कुछ जैसे आप लोगों को दे रखा है कि फाइनली डिवाइडेड स्टेट होनी चाहिए, लार्ज सरफेस होना चाहिए। आपके एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, चारकोल हो गया, सिलिका जेल हो गया, एल्यूमिना जेल हो गया, ये सारे के सारे आपके गुड एडसॉर्बेंट्स हैं, बहुत बढ़िया एडसॉर्बेंट्स हैं, ये सरफेस की तरह अच्छे काम करते हैं। अब ये कुछ यार एग्जाम्पल दे रखे हैं कि अगर जैसे गैस है कोई O2 H2CO
COCl2 अमोनिया SO2, इसको आप लोग अगर किसी भी सरफेस पे आप एड्जॉर्ब करा सकते हो। सरफेस क्या हो गया, जैसे चारकोल हो गया, उसमें एड्जॉर्ब करा सकते हो। ऐसे ही बोल रहा है अगर इन अ सॉल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक डाई है, से मिथाइलिन ब्लू की डाई है ना, तो इसमें अगर आप एनिमल चारकोल डालोगे तो अगेन क्या हो जाएगा, एड्जॉर्प्शन हो जाएगा, है ना। चारकोल की सरफेस पे एड्जॉर्ब हो जाएगा, जो डाई है वो चारकोल की सरफेस पे एड्जॉर्ब कर देगी, ठीक है। ऐसे ही अगर आपका एक्वस सॉल्यूशन है रॉ शुगर का, ये भी एड्जॉर्प्शन कर लेगा, किसमें, चारकोल में कर लेगा। ऐसे ही जो सिलिका जेल है ये भी आपका एड्जॉर्बेंट की तरह काम करता है। तो ये सारे एड्जॉर्बेंट, चारकोल, सिलिका जेल, एल्यूमिना जेल, ये सब हमको याद रखने हैं, ठीक है। आप लोग अंडरलाइन करते जाइएगा जो मैं आपको बताते जा रहा हूँ, ऑलराइट। चलो अब देखो, जैसे चिपकना है, अगर किसी मॉलिक्यूल को एक सरफेस पे चिपक रहा है तो उसको हम बोल रहे हैं एड्जॉर्प्शन। ऐसा भी हो सकता है कि एक मॉलिक्यूल सरफेस को छोड़ के चले जाए, तो उसको क्या बोला जाता है, डीजॉर्प्शन। The process of removing an adsorbed substance from the surface is known as desorption. अब देखो क्या बोल रहा है, डिस्टिंक्शन बिटवीन एड्सॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। क्या डिफरेंस है, बेसिकली क्या डिफरेंस है एब्जॉर्प्शन एंड एड्सॉर्प्शन में। तो देखो यार, एड्सॉर्प्शन में क्या होता है, द सब्सटेंस इज कॉन्सेंट्रेटेड ओनली एट द सरफेस, है ना, एंड डज नॉट पेनिट्रेट थ्रू द सरफेस ऑफ द बल्क। मतलब सिर्फ और सिर्फ एड्सॉर्प्शन में सरफेस पे रहता है, इसके अंदर बल्क में नहीं जाता है, लेकिन अगर हम बात करें एब्जॉर्प्शन की, एब्जॉर्प्शन में द सब्सटेंस इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ सॉलिड, ठीक है। जैसे आपने क्या करा, इंक को डिबो दिया, चौक को डिबो दिया इंक में, तो जो इंक के मॉलिक्यूल्स थे वो कहां जाएंगे, सरफेस पे आ जाएंगे, तो वो प्रोसेस क्या है, एड्सॉर्प्शन। अब क्या करो, एक स्पंज लो और उसको यार आप ऐसे पानी में डुबो के बाहर निकालो, तो आप देखोगे तो पानी अंदर तक, स्पंज के अंदर तक चले जाता है, तो वो प्रोसेस क्या है, एब्जॉर्प्शन, है ना, थ्रू आउट द बल्क हो रहा है। लेकिन एड्सॉर्प्शन सिर्फ और सिर्फ कहां होता है, ओनली एट द सरफेस, अब देखो ये बोल रहा है कि ऐसा प्रोसेस जहां पे दोनों एब्जॉर्प्शन और एड्सॉर्प्शन दोनों हो रहा है, जैसे देखो बोथ एड्सॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन कैन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली ऑल्सो, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, जॉर्प्शन, सिंपली जॉर्प्शन बोला जाता है इस प्रोसेस को, ऑलराइट। अब देखो, अब बात कर रहा है कि मैकेनिज्म क्या है एड्सॉर्प्शन का। तो यार सीधा मैकेनिज्म ये रहता है कि आपका ये कोई सरफेस है ना, ये मैंने मान लिया सरफेस, अब यार ये जो सरफेस का मॉलिक्यूल है, और सपोज करो ये वाला कोई बल्क का मॉलिक्यूल है, अंदर मैंने ले रखा है। अब हमें पता है दो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्सेस होते हैं, वेन डर वाल्स फोर्सेस तो होते ही होते हैं। तो बल्क वाला जो मॉलिक्यूल है, इस पे चारों डायरेक्शन से बराबर फोर्स लग रहा है, बराबर बढ़िया तरीके से फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो इस पे फोर्सेस क्या है, बैलेंस्ड है, जो बल्क में है उस पे फोर्सेस तो क्या है, बैलेंस्ड। लेकिन सरफेस वाले मॉलिक्यूल की बात करें तो इस पे बैलेंस्ड फोर्सेस नहीं लग रहे हैं, ऐसे फोर्सेस लग रहे हैं, क्योंकि यार इसके ऊपर तो कोई मॉलिक्यूल है ही नहीं, तो ऊपर से तो फोर्स लग ही नहीं रहा है। अब इधर क्या है, अनबैलेंस्ड फोर्स है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, अनबैलेंस्ड फोर्स बोल सकते हैं। तो इन अनबैलेंस्ड फोर्स को बैलेंस करने के लिए वो एड्सॉर्प्शन करता है। अब कोई सा भी अगर मॉलिक्यूल, जैसे इंक का मॉलिक्यूल इस सरफेस के जैसे ही नजदीक आता है, तो ये जो आपका सरफेस का मॉलिक्यूल है, इस इंक के मॉलिक्यूल को पकड़ लेता है, चिपका लेता है, ताकि अपने फोर्सेस बैलेंस कर सके, देखो यही बोल रहा है, एड्सॉर्प्शन अराइजेस ड्यू टू द फैक्ट दैट द सरफेस पार्टिकल्स ऑफ द एड्सॉर्बेंट, जो सरफेस पे जो पार्टिकल्स है, आर नॉट इन द सेम एनवायरमेंट एज द पार्टिकल्स इनसाइड द बल्क। मतलब दोनों के फोर्सेस में क्या है, डिफरेंस है। जो एड्सॉर्बेंट, ऑल द फोर्सेस एक्टिंग इनसाइड द एब्सॉर्बेंट, है ना, ऑल द फोर्सेस एक्टिंग बिटवीन द पार्टिकल्स आर म्यूचुअली बैलेंस्ड है। अंदर वाले मॉलिक्यूल पे तो बैलेंस फोर्सेस लग रहे हैं, लेकिन जो सरफेस पे है वो सारी तरफ से सराउंडेड नहीं है, तो उस पे जो फोर्सेस हैं वो अनबैलेंस्ड है। तो इसको बैलेंस करने के लिए वो ऊपर से चिपका देता है कोई से भी मॉलिक्यूल को, इसीलिए वो एड्सॉर्प्शन करता है, ठीक है। अब देखो, एड्सॉर्प्शन मतलब एक क्या हो रहा है, एक मॉलिक्यूल एक सरफेस पे जाके चिपक रहा है, तो कुछ ना कुछ बॉन्ड बना रहा होगा। अब इस वाले पैराग्राफ में थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज दे रखी है।
थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज के बारे में बता रखा है, डेल्टा एच के बारे में, डेल्टा एस के बारे में, डेल्टा जी के बारे में, सबके बारे में बता रखा है। देखो यार सीधा सीधा देखो कि यार बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट के बीच में बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। बॉन्ड फॉर्म होता है तो एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है तो डेल्टा एच क्या रहता है, नेगेटिव। डेल्टा एच क्या रहता है, नेगेटिव। ठीक है, देखो यहां पे दे रहा है डिक्रीज इन सरफेस एनर्जी विच अपेयर्स एज हीट, तो बेसिकली प्रोसेस क्या हो गया, एक्सोथर्मिक हो गया। मतलब डेल्टा एच क्या है, नेगेटिव है। डेल्टा एच क्या है, नेगेटिव है। अब देखो यार आपका जो गैस मॉलिक्यूल थे, है ना, जो एड्सॉर्बेट था वो जाके चिपक रहा है इस सरफेस के ऊपर, तो उसकी रैंडमनेस या फिर उसकी एंट्रोपी क्या हो रही है, कम हो रही है, उसका मूवमेंट कम हो रहा है ना। देखो यहां पे दे भी रखा है ना, कि द फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स बिकम रिस्ट्रिक्टेड, कम हो रहा है। तो अगर कम हो रहा है तो अगेन डेल्टा एस भी क्या आएगा, नेगेटिव। एंट्रोपी भी क्या आ रही है, नेगेटिव। ठीक है, अच्छा गिब्स फ्री एनर्जी की बात करें तो गिब्स फ्री एनर्जी भी क्या रहती है, नेगेटिव रहती है। क्यों? क्योंकि द प्रोसेस इज व्हाट, स्पॉन्टेनियस। प्रोसेस क्या रहता है, स्पॉन्टेनियस रहता है। क्यों रहता है यार? जैसे देखो ना यार, आपने क्या करा, ये आपकी इंक थी, आपके पास इंक थी, आपने क्या करा, इसमें चौक डिबो के बस बाहर निकाला। आपने देखा कि यार इंक के मॉलिक्यूल्स अपने आप चौक पे जाके चिपक गए, चौक के सरफेस पे जाके चिपक गए। आपने तो कुछ भी नहीं करा, प्रोसेस अपने आप हुआ है, इंक के मॉलिक्यूल्स अपने आप जाके चिपके, आपने कुछ नहीं करा है। तो प्रोसेस क्या है, स्पॉन्टेनियस, अपने आप हो रहा है। तो डेल्टा जी भी क्या रहेगी, नेगेटिव। तो तीनों क्वांटिटीज क्या आ रही हैं, नेगेटिव आ रही हैं, नेगेटिव आ रही है ना। ये शायद यार नीट के प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है, तो इस चीज को ध्यान ही रखिएगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ऑलराइट, चलो अब देखो बोल रहा है कि कितने टाइप के एड्सॉर्प्शन होते हैं। किस पे डिपेंड करता है कि कौन कैसा आप बॉन्ड बना रहे हो, एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के साथ कैसा बॉन्ड बन रहा है, उसके हिसाब से एड्सॉर्प्शन के टाइप्स हैं। देखो यार सीधी बात है, अगर है ना, अगर आपके वीक वेंडरवॉल फोर्सेस बन रहे हैं तो हम लोग बोलते हैं उसे फिजिकल एड्सॉर्प्शन या फिर फिजियोसॉर्प्शन। ठीक है, अच्छा अगर जब आपके केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं, केमिकल बॉन्ड बोले तो आयनिक बॉन्ड बन सकता है, कोवलेंट बॉन्ड बन सकता है, तो उसको हम बोलते हैं केमिकल एड्सॉर्प्शन या फिर केमिसॉर्प्शन। ठीक है, और देखो द केमिकल बॉन्ड्स में भी कोवलेंट या फिर आयनिक बन सकते हैं। तो अगर वीक वेंडरवॉल फोर्सेस बन रहे हैं तो फिजिकल एड्सॉर्प्शन है, केमिकल बॉन्ड्स बन रहे हैं तो केमिकल एड्सॉर्प्शन है ना। ठीक है, अच्छा अब यार इसमें कुछ कुछ चीजें दे रखी हैं, इनमें कैरेक्टरिस्टिक्स बता रखी हैं फिजियोसॉर्प्शन की एज वेल एज केमिसॉर्प्शन की। देखो तो क्या क्या आपकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज है। देखिए लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी, मतलब ये हर किसी के साथ जुड़ जाता है, कोई ऐसा चूज ही नहीं है, फिजियोसॉर्प्शन चूज ही नहीं है। वीक बॉन्ड बनाने हैं ऐसे तो हर किसी के साथ जुड़ जाएगा। ऐसा नहीं कि यार एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक एड्सॉर्बेंट ही चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी के साथ भी जुड़ सकता है ये, है ना, स्पेसिफिक नेचर का नहीं है। नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट, तो देखो जो अमाउंट ऑफ गैस एड्सॉर्ब हो रही है किसी सॉलिड में डिपेंड करेगा उसके नेचर पे। ठीक है, सीधी सीधी बात है कि यार अगर इनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा रहेंगे, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा रहेंगे तो आपका एड्सॉर्बेट चाहेगा इस एड्सॉर्बेंट के साथ चिपकना, है ना। तो अगर कोई सी भी गैस इजीली लिक्विफेबल है, उसे इजीली लिक्विफाई कर सकते हैं, तो उसका मतलब क्या है, उसमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा रहेंगे तो एड्सॉर्प्शन भी ज्यादा रहेगा। ठीक है, इजीली लिक्विफेबल गैस कौन सी होती है, जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होता है। ये हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर 11वीं कक्षा में पढ़ते हैं। ठीक है, तो जो भी गैस इजीली लिक्विफेबल रहेगी वो ज्यादा एड्सॉर्प्शन करना चाहेगी, वो ज्यादा एड्सॉर्प्शन करना चाहेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या रहता है, रिवर्सिबल नेचर का रहता है कि यार कभी गैस जाके सॉलिड पे चिपक भी जाती है और कभी बॉन्ड टूट भी जाता है, दोनों रिवर्सिबल प्रोसेस रहता है, रिवर्सिबल प्रोसेस रहता है। ठीक है, अच्छा ये देखो एड्सॉर्प्शन क्या प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक है, मैंने आप लोगों को बताया था। तो फिजिकल एड्सॉर्प्शन अकर्स रेडिली एट अ लो टेम्परेचर। अगर कोई सा भी प्रोसेस एक्सोथर्मिक रहता है तो अगर आपको उस प्रोसेस को कराना है तो टेम्परेचर्स आपको लो रखने हैं, और अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो फिजिकल एड्सॉर्प्शन कम हो जाएगा। इट डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। ये किसके एक्सप्लेन कर सकते हैं, हम ली-चैटले प्रिंसिपल से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, और देखो ये क्या बोल रहा है, मोर ऑफ द गैस इज एड्सॉर्ब्ड व्हेन प्रेशर इज इंक्रीज्ड,
है ना, सही बात है यार, ये तो आसान सी बात है ना। ये क्या है आपका एड्सॉर्बेंट है, यहाँ पे गैस आ रही थी चिपकने, सपोज करो मैंने प्रेशर बढ़ा दिया, मैंने इस गैस का प्रेशर बढ़ा दिया, तो ये ज़्यादा चिपकने लग जाएगा, ज़्यादा करीब आ जाएगा ना इस सरफेस के, तो वो ज़्यादा चिपकने लग जाएगा। तो प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो फिजिकल एड्सॉर्प्शन बढ़ रहा है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो फिजिकल एड्सॉर्प्शन कम हो रहा है। ठीक है, सरफेस एरिया पे कैसे डिपेंड करता है, सीधी सीधी बात है, द एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन सरफेस एरिया। जितना ज्यादा यार ये सरफेस एरिया रहेगा उतना ज्यादा एड्सॉर्प्शन रहेगा। ऑलराइट, और एंथैल्पी, वीक बॉन्ड बना रहा है ना, वीक बॉन्ड बना रहा है तो इसकी एंथैल्पी लो रहती है। कितनी रहती है, 20 से 40 किलो जूल पर मोल। ये वैल्यू याद नहीं रखनी है, इतने बेरहम नहीं है पेपर बनाने वाले कि आपसे वैल्यू पूछ ले। हालांकि हमको ये पता होना चाहिए कि जो एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन है फिजिकल एड्सॉर्प्शन के केस में कम रहती है। ऑलराइट, चलो अब देखो यार केमिसॉर्प्शन में, केमिसॉर्प्शन क्या रहता है, हाईली स्पेसिफिक रहता है, क्योंकि यार इसको केमिकल बॉन्ड बनाने हैं, आयनिक या फिर कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, तो ये बहुत ही चूजी है। ये क्या है, बहुत ही चूजी है। फिजिकल एड्सॉर्प्शन चूजी नहीं था ये, लेकिन बहुत ही चूजी, इट इज हाईली स्पेसिफिक। ऑलराइट, अच्छा प्रोसेस क्या है, इरिवर्सिबल है। इरिवर्सिबल क्यों है, क्योंकि यार केमिकल बॉन्ड बना रहा है, या तो कोवलेंट या फिर आयनिक बॉन्ड बना रहा है, तो एक बार जो बॉन्ड बना दिया वो इतना स्ट्रांग है कि वो बॉन्ड टूटता ही नहीं है। तो क्या है, ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। ऑलराइट, चलो अब ये देखो केमिसॉर्प्शन भी क्या प्रोसेस होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस ही रहता है, बिल्कुल एक्सोथर्मिक प्रोसेस ही रहता है, लेकिन आपका ये इसको थोड़े से हाई टेम्परेचर्स चाहिए होते हैं, इसको थोड़े से हाई टेम्परेचर चाहिए होते हैं। देखो बोल रहा है केमिसॉर्प्शन एट अ हाई टेम्परेचर, यूजुअली हाई प्रेशर इज ऑल्सो फेवरेबल फॉर केमिसॉर्प्शन। प्रेशर तो यार ज्यादा लगाओगे तो वो ज्यादा चुपकेगा, लेकिन केमिसॉर्प्शन के लिए आपको थोड़े से टेम्परेचर ज्यादा रखने होते हैं, ताकि क्योंकि बॉन्ड बन रहा है यार इन दोनों के बीच में, तो हमको कुछ ना कुछ एनर्जी इनिशियली देनी पड़ती है ना। देखो ये बोल रहा है एड्सॉर्प्शन ऑफन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। केमिकल एड्सॉर्प्शन की बात कर रहे हैं, टेम्परेचर के साथ ये बढ़ता है। हालांकि प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, लेकिन फिर भी चिपकने के लिए हम लोगों को थोड़े बहुत यार इसमें एनर्जी देनी पड़ती है। और एनर्जी हम लोग कैसे दे सकते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज योर सरफेस एरिया। तो यार सेम बात है कि केमिसॉर्प्शन ऑल्सो इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन सरफेस एरिया। जितना ज्यादा यार सरफेस का एरिया रहेगा उतना ज्यादा केमिसॉर्प्शन रहेगा। और जो एंथैल्पी है ना, जो एंथैल्पी है वो थोड़ी हाई रहती है, क्योंकि केमिकल बॉन्ड बन रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बन रहे हैं, तो एंथैल्पी ज्यादा रहती है। ठीक है, अब ये यार ये कंपैरिजन की टेबल दे रखी है, इसको आप लोग जरूर देख लेना, वो मैंने कैरेक्टरिस्टिक से आप लोगों को समझा दिया है। ठीक है, अब देखो यार अब आ रहे हैं आपके एड्सॉर्प्शन के आइसोथर्म्स। आइसोथर्म्स क्या होते हैं, ऐसे ग्राफ जहां पे टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट। तो आपके बेसिकली देखो कौन कौन से एड्सॉर्प्शन है। सबसे पहले है फ्रीन्डलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। ये क्या बोल रहा है, x अपॉन m। पहली बात ये समझो कि x क्या है, x इज मास ऑफ गैस एड्सॉर्ब्ड। जो गैस एड्सॉर्ब हो रही है उसका कितना मास है, दैट इज x। m क्या है, m है बेसिकली मास ऑफ एड्सॉर्बेंट। जो ये सरफेस है इसका मास कितना है वो ले रहे हैं हम m से। और k, n और p तो प्रेशर हो गया, k और n क्या है, सिंपली कॉन्स्टेंट्स है। आपका ये आ रहा है x बाय m इज k इंटू p की पावर 1 बाय n। ठीक है, तो देखो यार यहां पे हम लोग इस ग्राफ से क्या समझ सकते हैं कि जब आपके प्रेशर लो है, इधर मैं बात करूं प्रेशर लो है, तो आपका एक तरीके से स्ट्रेट लाइन की तरह काम करता है, ठीक है। पहले तो स्ट्रेट लाइन की तरह होता है, मतलब प्रेशर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फिर जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाते जाते हो ये ऐसे कर्व होता जाता है, और एक समय के बाद इसकी वैल्यू ऐसे फिक्स हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है, प्रेशर पे डिपेंड ही नहीं करती है। ठीक है, तो मतलब लो जब प्रेशर होते हैं, आपके लो प्रेशर होते हैं, तो x बाय m क्या रहता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है प्रेशर के। कब, जब लो प्रेशर है। और जब बहुत ज्यादा हाई प्रेशर हो जाते हैं तो x बाय m क्या आ जाता है, कांस्टेंट आ जाता है, इक्वल्स टू कांस्टेंट। कब, हाई प्रेशर पे। ठीक है, एक और बात यार इस ग्राफ से देखने वाली क्या है कि यार ये 195 केल्विन है, ये 244 केल्विन है, ये 273 केल्विन है। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो x बाय m को और हम क्या बोलते हैं, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन, कि यार कितना एड्सॉर्प्शन हो रहा है। तो x बाय m की वैल्यू देखो कम होती जा रही है। तो हमें तो ये पता है यार अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं हम लोग, एड्सॉर्प्शन इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस, तो अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एड्सॉर्प्शन कम होता है।
तो डिक्रीज हो रहा है, ये भी दिखा रहा है एक ग्राफ से, ठीक है। अब कुछ नहीं यार, जो एक्सप्रेशन था उसको लॉग में कन्वर्ट कर लिया, लॉग में कन्वर्ट कर लिया, लॉग में कन्वर्ट कर लिया, तो हमारे पास उसका स्लोप आ गया। y इक्वल्स टू mx प्लस c से कंपेयर कर लेना, स्लोप आ जाता है 1/n और y इंटरसेप्ट आ जाता है आपका लॉग के, ठीक है। एक बात याद रखना, जो 1/n है उसकी वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में होती है। ये जेई में सवाल आ चुका है, ये जेई में सवाल आ चुका है कि यार 1/n की वैल्यूज कहां से कहां तक लाई करती है, तो 0 से 1 तक लाई करती है, ठीक है। तो देखो यही सारी बातें बोल रहा है कि है ना, जो x/m है वो कांस्टेंट हो जाता है, कब हो जाता है, हाई प्रेशर पे, कब हो जाता है, हाई प्रेशर पे। और जब 1/n की वैल्यू 1 है तो ये कब होता है, डायरेक्टली प्रेशर के प्रोपोर्शनल रहता है, ठीक है। तो ये तो होता है हाई प्रेशर पे, ठीक है, और ये होता है आपका लो प्रेशर पे, ये होता है आपका लो प्रेशर पे, करेक्ट। अब ऐसे ही यार देखो, एड्सॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन फेज, सॉल्यूशन फेज गैस को एक सॉलिड पे एड्सॉर्ब करा रहे थे, लेकिन हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, एड्सॉर्ब सॉल्यूट्स फ्रॉम सॉल्यूशन आल्सो, सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट प्रेजेंट है उसको भी हम लोग एड्सॉर्ब करा सकते हैं, उसको भी एड्सॉर्ब करा सकते हैं, बिल्कुल करा सकते हैं। देखो जैसे वही अगेन चारकोल यूज कर सकते हैं और सिलिका जेल या फिर एल्यूमिना जेल हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो कौन कौन से ऑब्जर्वेशंस हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं। द एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एड्सॉर्प्शन कम होएगा, सरफेस एरिया बढ़ाएंगे तो एड्सॉर्प्शन इंक्रीज करेगा, सेम सी बात है। द एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूट, हम लोग सॉल्यूट को चिपका रहे हैं किसी एड्सॉर्बेंट के ऊपर, तो अगर सॉल्यूट ज्यादा रहेगा तो वो चिपकेगा भी ज्यादा, है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अगेन, ऑलराइट। एंड वो भी नेचर पे भी डिपेंड कर रहा है, जितने ज्यादा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन रहेंगे दोनों के बीच में उतना ज्यादा वो एड्सॉर्प्शन होएगा, ठीक है। अब देखो यार पहले क्या थी, गैस थी, x/m इक्वल्स टू क्या आया था एक्सप्रेशन, k इंटू पी की पावर 1/n, p क्या है, प्रेशर, प्रेशर क्यों ले रहे हैं, क्योंकि गैस इन्वॉल्व है। अब सॉल्यूशन आ चुका है, सॉल्यूशन की क्या होती है, कॉन्सेंट्रेशन होती है, तो यहां पे कुछ नहीं यार, बस प्रेशर की जगह क्या ले लिया है, c ले लिया है, प्रेशर की जगह क्या ले लिया, c ले लिया। अगेन यार इसी को भी उसने लॉग के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है, घबराने की बात नहीं है, ये कॉन्सेंट्रेशन वाला इतना ज्यादा यूज नहीं होता है, प्रेशर वाला ही अगर आएगा तो वो ही पूछा जाता है, ऑलराइट। एप्लीकेशन क्या है यार, एप्लीकेशन इसमें देखो अलग अलग दे रखी हैं, प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम दे रखा है, हम लोग एड्सॉर्प्शन के हेल्प से वैक्यूम तक क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एक जगह बहुत ज्यादा एयर हम चिपका देंगे तो दूसरी जगह क्या क्रिएट हो जाता है, वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही बोल रहा है गैस मास्क बना सकते हैं, कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी कर सकते हैं, सिलिका एंड एल्यूमिना जेल्स आर यूज्ड एज एड्सॉर्बेंट्स फॉर रिमूविंग मॉइस्चर एंड कंट्रोलिंग ह्यूमिडिटी, है ना, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं सिलिका या फिर एल्यूमिनियम के जेल्स, ऑलराइट। ऐसे ही बोल रहा है कि यार कलरिंग अगर मैटर है कोई तो उसे मैं हटा सकता हूं एड्सॉर्प्शन से, कलरिंग मैटर जो होगा उसको चिपका दूंगा, उसको चिपका देंगे, कौन काम आ रहा है, एनिमल चारकोल काम आ रहा है, एनिमल चारकोल काम आ रहा है ना। हीट्रोजीनियस कैटलिस्ट होते हैं, जैसे हीट्रोजीनियस कैटलिस्ट क्या होते हैं, इसी चैप्टर में आगे भी आएंगे, कि जिसमें हम लोग सॉलिड्स को यूज करते हैं एज कैटलिस्ट। तो सॉलिड का जो सरफेस होता है यहां पे हम लोग एड्सॉर्प्शन कराते हैं, एड्सॉर्प्शन कराते हैं ताकि इस सरफेस पे रिएक्शन हो सके, इस सरफेस पे रिएक्शन हो सके, ठीक है। और देखो क्या बोल रहा है, सेपरेट कर सकते हैं इनर्ट गैसेस को, जो आपका चारकोल है, सपोज करो चारकोल है और दो इनर्ट गैसेस है, तो एक सपोज करो इनर्ट गैस ऐसी है जो चिपक जाती है सरफेस पे चारकोल के, और दूसरी है जो नहीं चिपकती, तो हम लोग इस प्रॉपर्टी के हेल्प से उन दोनों को सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही देखो फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस होता है, मेटलर्जी में आता है, उसमें हम लोग सिलिका यूज कर रहे हैं और अदर अर्थली इंप्योरिटीज को हम लोग रिमूव कर सकते हैं, ऑलराइट। तो यार बहुत सारे मेथड्स हैं, बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा, हालांकि जो जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने अंडरलाइन करवा दिए हैं, ऑलराइट। चलो तो एड्सॉर्प्शन हो गया, नेक्स्ट क्या है, कैटालिसिस, नेक्स्ट क्या है, कैटालिसिस, ठीक है। तो देखो यार आपकी कुछ रिएक्शंस होती हैं जो काफ़ी स्लो होती हैं, लेकिन यार हमारे पास जीवन में इतना समय नहीं है कि हम लोग यार किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के होने के लिए एक एक दिन का वेट कर सकें, इतना पर्टिकुलर टाइम हमारे पास नहीं है। तो हम लोग उन रिएक्शंस में क्या यूज़ करते हैं, कैटालिसिस यूज़ करते हैं, ताकि रिएक्शन की रेट को एक्सेलरेट कर सके, ठीक है। देखो मच एक्सेलरेटेड रेट को कर सके, और जो टेम्परेचर है वो उसे भी हमने क्या कर दिया, कम कर दिया, तो हमने हमारे लिए फेवरेबल कंडीशंस बना ली। तो कैटालिसिस क्यों यूज होता है, एक ऐसा
हमारे फेवरेबल कंडीशंस बना देता है और जो रिएक्शन की रेट है उसको भी फास्ट कर देता है, रिएक्शन को बेसिकली फास्ट कर देता है। ठीक है, ऐसे सब्सटेंस को क्या बोला जाता है? कैटलिस्ट बोला जाता है। सब्सटेंस को क्या बोला जाता है? कैटलिस्ट बोला जाता है। ऑलराइट, देखो क्या बोल रहा है, सब्सटेंसेज विच एक्सेलरेट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड देमसेल्व्स रिमेन केमिकली एंड क्वांटिटेटिवली अनचेंज्ड आफ्टर द रिएक्शन। ऐसे सब्सटेंसेज जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं लेकिन खुद की आपकी क्वांटिटी भी चेंज नहीं होती है। जैसे इनिशियली मान लो 10 ग्राम हमने कैटलिस्ट डाला तो फाइनली भी हमको 10 ग्राम मिल जाएगा और उसका केमिकल कॉम्पोजिशन भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो वो होते हैं आपके कैटलिस्ट। अब अगेन यार आपके दो टर्म आती हैं, प्रमोटर और पॉइजन, है ना। प्रमोटर क्या है? प्रमोटर आर सब्सटेंसेस दैट एनहेंस द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट, जो कैटलिस्ट की ही एक्टिविटी को इंप्रूव कर देते हैं, हेल्प करते हैं कैटलिस्ट को, उनको हम क्या बोल रहे हैं? प्रमोटर्स। और पॉइजन्स क्या होते हैं? डिक्रीज करते हैं एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट, बैंड बजा देते हैं कैटलिस्ट की, वो उन्हें क्या बोल रहे हैं? पॉइजन। और जो बढ़िया है कैटलिस्ट के लिए उन्हें हम क्या बोल रहे हैं? प्रमोटर। जैसे आपका हेबर्स प्रोसेस है, उसमें देखो ये Fe सॉलिड ले रखा है, ये तो क्या है? आपका कैटलिस्ट है, लेकिन देखो मोलिब्डेनम भी ले रखा है। तो मोलिब्डेनम कैसे एक्ट करता है? प्रमोटर की तरह काम करता है, कैटलिस्ट की एक्टिविटी को इंप्रूव करता है। और आयरन कैसे काम कर रहा है? कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है। ठीक है, अब देखो दो तरीके के कैटलिसिस हो सकते हैं, होमोजीनियस एज वेल एज हेट्रोजीनियस। तो होमोजीनियस क्या होता है? व्हेन द रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स एंड द कैटलिस्ट आर इन द सेम फेज। सारे के सारे अगर सेम फेज में है तो हम लोग क्या बोलते हैं? होमोजीनियस कैटलिसिस। देखो SO2 गैस, O2 गैस, SO3 गैस, और आपने जो कैटलिस्ट लिया NO वो भी क्या लिया? गैस लिया। तो सारे के सारे क्या हैं? गैसेस फेज में है, तो सेम फेज में है, तो ये क्या हो जाएंगे? आपके होमोजीनियस कैटलिस्ट हो जाएगा। ये कौन सा प्रोसेस है? लेड चैम्बर प्रोसेस है। जब हम लोग P ब्लॉक पढ़ेंगे तो वहां पे वापस से ये सारी चीजें आएंगी, बिल्कुल आएंगी। ठीक है, बस यार सीरीज को फॉलो करते जाओ, है ना। सारे चैप्टर हम लोग अच्छे से डिटेल में कवर करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है यार। एक मैं सेपरेट वीडियो भी जल्दी बनाने वाला हूं जिसमें मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंस बताऊंगा एनसीईआरटी की, यार कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी। सबसे पहले आप लोगों को एनसीईआरटी पे ही ग्रिप करनी है। ठीक है, देखो होमोजीनियस कैटलिस्ट पढ़ रहे हैं। अब देखो ये लिक्विड में HCl भी लिक्विड जो कैटलिस्ट लिया है, ये भी एक्वस फॉर्म, एक्वस लिक्विड ही, ये भी एक्वस फॉर्म मतलब लिक्विड ही। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है आप लोगों का? सब के सब सेम फेज में है, तो आपका होमोजीनियस कैटलिसिस हो गया। ठीक है, ऐसे ही ये वाला एग्जाम्पल भी दे रखा है, हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर भी दे रखा है। ठीक है, इस पर्टिकुलर रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोलिसिस। देखो वाटर के साथ रिएक्शन है ना, तो हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स। एस्टर्स की जब हाइड्रोलिसिस होती है तो आपका एसिड और एल्कोहल बनता है। इसको जब मैं रिएक्शन को रिवर्स कर देता हूं, मतलब एल्कोहल और एसिड को रिएक्ट कराता हूं, तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? एस्टेरिफिकेशन। ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं हम लोग ये चीज। ऑलराइट, नेक्स्ट क्या है? हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट कब रहता है? जब आपके अलग अलग फेजेस रहते हैं, डिफरेंट फेजेस प्रेजेंट रहते हैं, डिफरेंट फेजेस। जैसे देखो आपको SO2 को कन्वर्ट करना है SO3 में, है ना। तो ये इसमें आपको प्लैटिनम आपने सॉलिड फॉर्म में लिया है, और आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कौन सा है? गैसियस फेज में। तो अलग अलग फेजेस हैं, तो आपका ये हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट हो गया। ऐसे ही जैसे हेबर्स प्रोसेस था, इसमें आप क्या यूज कर रहे थे? आयरन सॉलिड में यूज कर रहे थे, और आपके जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं वो किसमें है? गैस में। तो ये आपका हेट्रोजीनियस हो गया। ऐसे ही ऑसवाल्ड्स प्रोसेस रहता है, तो इसमें देखो प्लैटिनम सॉलिड कर रहे हैं, बाकी सब क्या है? गैसियस फेज में। तो अगेन क्या हो गया? फेज अलग। ऐसे ही हाइड्रोजनेशन क्या होता है? हाइड्रोजन का एडिशन। तो यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं, जनरली यूज करते हैं हम लोग निकेल, हालांकि प्लैटिनम और पैलेडियम भी कर सकते हैं, पर जनरली क्या यूज किया जाता है? निकेल यूज किया जाता है। ऑलराइट, तो देखो यही चीज बोल रहा है इसमें कि यार निकेल सॉलिड में है और बाकी सारे ये गैस में है, ये लिक्विड में है, ये सॉलिड बन रहा है वेजिटेबल की, तो सबका फेज क्या है? अलग अलग। तो कौन सा कैटलिस्ट है? हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट है। ऑलराइट, चलो अब देखो, अब है यार एक है एड्सॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। क्या एड्सॉर्प्शन थ्योरी थी? क्या एड्सॉर्प्शन थ्योरी है? देखो जो मॉडर्न एड्सॉर्प्शन थ्योरी है वो कॉम्बिनेशन है इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी एंड ओल्ड एड्सॉर्प्शन थ्योरी का। मतलब हम लोगों को यार यही ध्यान रखना है,
हम लोगों को मॉडर्न एड्सॉर्प्शन थ्योरी ही हमको देखनी आनी चाहिए। ठीक है, देखो इसमें क्या बोल रहा है, ये सारी यार ये इसने स्टेप्स में बता रखा है, मैं आप लोगों को इस डायग्राम के थ्रू समझा देता हूँ। देखो ये है कैटलिस्ट जो क्या प्रोवाइड करता है, सरफेस प्रोवाइड करता है, और उसके ऊपर क्या होती है, फ्री वैलेंसीज। फ्री वैलेंसीज मतलब जो सरफेस पे जो आपका मॉलिक्यूल है इस पे अनबैलेंस्ड फोर्सेज होते हैं, है ना, हम लोगों ने पढ़ा है एड्सॉर्प्शन में, तो उन अनबैलेंस्ड फोर्सेज की वजह से फ्री वैलेंसीज आ जाती हैं। ठीक है, अब क्या कर रहे हो, ए और बी क्या है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है, ए अलग रिएक्टेंट है, बी अलग रिएक्टेंट है, वो आया इस कैटलिस्ट पे, जो सरफेस है इस पे आके चिपक जाता है, मतलब क्या हो जाता है, एड्सॉर्प्शन हो जाता है। तो देखो ए अलग चिपक गया, बी अलग चिपक गया। फिर थोड़ी देर बाद क्या देखा गया कि यार ए और बी के बीच में देखो ये बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। देखो यार पहले बॉन्ड नहीं है, लेकिन थोड़े समय बाद बॉन्ड फॉर्म हो जाता है ए और बी के बीच में। अब क्या होता है, डिसऑर्प्शन होता है। डिसऑर्प्शन बोले तो ए और बी यहां से बॉन्ड अपना तोड़ते हैं और आपका फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है ए बी। देखो अब ए और बी के बीच में बॉन्ड बन चुका है और कैटलिस्ट आपको एंड में एज इट इज मिल जाता है। कैटलिस्ट यार होता ही ये है कि जो रिएक्शन में खुद पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, इनिशियली जितना प्रेजेंट था उतना ही आपको फाइनल भी मिल चुका है। तो ये है आपकी मॉडर्न एड्सॉर्प्शन थ्योरी। ठीक है, इसमें कैटलिस्ट पे पहले एड्सॉर्ब कर रहे हैं रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, फिर रिएक्ट कर रहे हैं और फिर एंड में टूट जा रहे हैं। यही सारी चीजें यार इन सब में समझा रखी है, यही सारी चीजें सब में समझा रखी है। देखो डिसऑर्प्शन हो रहा है ना, आपका कैटलिस्ट सरफेस पे इंटरमीडिएट बन रहा है, इंटरमीडिएट वो जो ए बी बॉन्ड बना लिया था, है ना, एड्सॉर्प्शन हो रहा है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का, यही सारी चीजें इसने थ्योरी में समझा रखी हैं। ऑलराइट, चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट बोल रहा है क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं कैटलिस्ट के। पहला है एक्टिविटी। पहला क्या है, एक्टिविटी। तो देखो एक्टिविटी क्या है, द एक्टिविटी ऑफ अ कैटलिस्ट डिपेंड अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ अ केमीजॉर्प्शन टू अ लार्ज एक्सटेंट। द रिएक्टेंट्स मस्ट गेट एड्सॉर्ब्ड रीजनेबली स्ट्रॉन्ग ऑन टू द कैटलिस्ट टू बिकम एक्टिव, है ना, मतलब जो रिएक्टेंट है यहाँ पे अच्छे खासे बॉन्ड बनाने चाहिए ताकि वो थोड़े लंबे समय तक चिपक सके, है ना, यही है इसकी एक्टिविटी। अच्छा, इसके बाद ये खुद ही बोल रहा है कि यार इतने भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बनाने चाहिए कि ये टूटे ही नहीं, क्योंकि देखो अल्टीमेटली तो हमें क्या करना पड़ता है, डिसऑर्प्शन करना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है। तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मतलब एक पर्टिकुलर टाइप का ही प्रोडक्ट बने, एक पर्टिकुलर टाइप का ही प्रोडक्ट बने। ऐसे नहीं हो कि यार कोई सा भी प्रोडक्ट बन जाए, नहीं नहीं नहीं, हमको कुछ डिजायर्ड प्रोडक्ट्स चाहिए, हमको डिजायर्ड प्रोडक्ट्स चाहिए। तो ऐसे ही होना चाहिए कि आपके कुछ पर्टिकुलर टाइप के प्रोडक्ट्स ही बने, तो उसको ये बोल रहा है सेलेक्टिविटी, उसको बोल रहा है सेलेक्टिविटी। ऑलराइट, जैसे देखो CO और H2 है, निकल यूज करा तो यार कुछ और प्रोडक्ट बना, है ना, Cu ZnO और क्रोमियम का ऑक्साइड यूज करा तो कुछ और बना, और सिंपली Cu यूज करा तो कुछ और बना। तो अलग अलग कैटलिस्ट से भैया अलग अलग प्रोडक्ट्स आ सकते हैं। तो आप लोगों को डिसाइड करना होता है कि कैसा प्रोडक्ट चाहिए, उस हिसाब से आप लोगों को कैटलिस्ट चूज करना चाहिए। क्लियर, चलिए ठीक है। तो बोल रहा है देखो द एक्शन ऑफ कैटलिस्ट इज हाईली सेलेक्टिव इन नेचर, बहुत ज्यादा सेलेक्टिव रहता है ना, तो हमको यार बहुत ढंग से चूज करना चाहिए कि हम लोग कौन सा कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं। अब ऐसे ही आ रहा है यार जो शेप सेलेक्टिव कैटालिसिस है बाय जियोलाइट्स। शेप सेलेक्टिव मतलब शेप पे डिपेंड करेंगी, अब चीजें शेप पे डिपेंड करेंगी। देखो क्या बोल रहा है, शेप सेलेक्टिव होते हैं कैटलिस्ट, और कौन से होते हैं ये, जियोलाइट्स होते हैं। जियोलाइट्स क्या होते हैं, सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट्स, सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, ये क्या होते हैं, शेप सेलेक्टिव होते हैं, मतलब हाईली शेप पे डिपेंड करती हैं। आपकी जो कैटलिस्ट है कौन सा रिएक्टेंट जाके चिपकेगा उस कैटलिस्ट के, किस पे डिपेंड करेगा, उस रिएक्टेंट की शेप क्या है, शेप पे डिपेंड कर रहा है। ऑलराइट, तो देखो क्या बोल रहा है, जो आपके जियोलाइट्स होते हैं एल्यूमिनियम सिलिकेट्स, दे आर 3 डायमेंशनल नेटवर्क ऑफ सिलिकेट्स इन विच सम सिलिकॉन एटम्स are replaced by aluminium atoms given this framework। ये कुछ फ्रेमवर्क दे देता है। ऑलराइट, चलो इसमें यार इसके बाद इसने कुछ कुछ इसके यूजेस बता रखे हैं। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में आता है ZSM5, ये बहुत ही फेमस जियोलाइट है जो आपका पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में यूज होता है, पेट्रोलियम इंडस्ट्री में। ऑलराइट, ठीक है, इट कन्वर्ट्स एल्कोहल डायरेक्टली इनटू गैसोलीन विच इज व्हाट, पेट्रोल, by dehydrating them to give a mixture of hydrocarbons। ठीक है, एक यूज है, इस यूज को आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्या है, एंजाइम्स। हमारी बॉडी में एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स भी बहुत ही शानदार कैटलिस्ट होते हैं, बहुत खतरनाक कैटलिस्ट होते हैं,
है ना। इनके बिना तो यार हमारा फूड डाइजेस्ट ही नहीं हो सकता, इतने इंपॉर्टेंट है ये हमारी बॉडी के लिए। इनको देखो और क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है बायोकेमिकल कैटलिस्ट, बायोकेमिकल कैटलिस्ट बोला जाता है। ठीक है, देखो अब अलग अलग रिएक्शंस दे रखी हैं। जो आपका पहली रिएक्शन है इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, तो इसमें आप कैटलिस्ट क्या ले रहे हो, इन्वर्टेज ले रहे हो। क्या ले रहे हो, इन्वर्टेज ले रहे हो। ठीक है, ऐसे ही कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू इथाइल अल्कोहल, तो इसमें क्या ले रहे हो, जाइमेज ले रहे हो। ये सारी चीजें जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं आप अंडरलाइन करो। इसमें आप लोग शॉर्ट नोट्स बना लेना, है ना। आप लोगों एक कॉपी में इस चैप्टर के शॉर्ट नोट जरूर बना लेना जिसमें सारे पॉइंट्स लिखे हुए हो, ताकि आप लोग उसका जब रिवीजन करो, हर 15-20 दिन में रिवीजन करो तो चीजें याद हो जाएं आपको। ऑलराइट, अब क्या है, कन्वर्जन ऑफ स्टार्च है इनटू माल्टोज। माल्टोज आप माल्टोज में कन्वर्ट कर रहे हो स्टार्च को, तो क्या ले रहे हो, डायटेज ले रहे हो। ठीक है, ऐसे ही कन्वर्जन ऑफ माल्टोज इनटू ग्लूकोज है, तो अगेन मेल्टेज ले रहे हैं। ऐसे ही यूरिएज हो गया, ठीक है, जिसमें हम लोग यूरिया को अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो अलग अलग यार एंजाइम्स हैं, ये सारी चीजें ध्यान रखनी ही है ना। क्या पता यार कुछ देखो, कुछ कह नहीं सकते कि यार ऐसा टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बिल्कुल पूछा जा सकता है यार। इक्के दुक्के क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो प्रॉपर रटने वाले होते हैं, तो यार ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जहाँ पे आप लोगों को डायरेक्ट एंजाइम पूछ ले। तो मेरी रिकमेंडेशन यही रहेगी कि आप लोग याद रखिए। और याद कैसे रखोगे, नोट्स बना के। जब खुद हैंड रिटन चीज़ें लिखोगे, या तो एनसीईआरटी में ही लिख लो या फिर एक अलग से एक पेज पे बना लो, तो जितना ज़्यादा आप लिखोगे उतना ज़्यादा आपको एक लंबे समय तक चीज़ें याद रहेंगी। ऑलराइट, चलो ऐसे ही बोल रहा है यार, कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, इसके लिए भी एंजाइम्स रहते हैं। ये सारी चीज़ें दे रखी हैं आपको एनसीईआरटी में। ठीक है, चलो अब उसी चीज़ों को ये टैबुलर फॉर्म में बता रहा है। ठीक है, अब यार क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एंजाइम कैटलिस्ट के। इट इज मोस्ट हाईली एफिशिएंट, बहुत एफिशिएंट होते हैं यार एंजाइम्स, खतरनाक एफिशिएंट होते हैं, बहुत हाईली एफिशिएंट आपके कैटलिस्ट हैं। एंड दे आर हाईली स्पेसिफिक इन नेचर, दे आर हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए एक पर्टिकुलर एंजाइम ही चाहिए रहता है, और कोई नहीं रहता, और कोई नहीं एंजाइम नहीं चलेगा। एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए एक पर्टिकुलर एंजाइम ही लगेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, और क्या है, दे आर हाईली एक्टिव अंडर ऑप्टिमम टेम्परेचर। इनको ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए अगर आपको इनकी मैक्सिमम एफिशिएंसी रखनी है। और टेम्परेचर देखो क्या बोल रहा है, 298 to 310 केल्विन। हमारे बॉडी के अंदर जितना टेम्परेचर रहता है उतना बढ़िया ऑप्टिमम टेम्परेचर है। ठीक है, ऐसे इसको जो पीएच है वो भी क्या चाहिए, ऑप्टिमम चाहिए, बहुत बढ़िया। इसको एक पीएच लेवल चाहिए होता है, कितना पीएच चाहिए, 5 to 7। अगर इसको बेस्ट वर्क करना है तो पीएच कितनी चाहिए, 5 to 7। ऑलराइट, अच्छा और क्या है, इंक्रीजिंग एक्टिविटी इन प्रेजेंस ऑफ एक्टिवेटर्स और कोएंजाइम्स। एक्टिवेटर्स और कोएंजाइम्स होते हैं जिनके प्रेजेंस में एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ जाती है। अब कौन कौन से आयंस हैं जो आपके एक्टिवेटर्स की तरह काम कर सकते हैं, Na+, मैंगनीज +2, कोबाल्ट +2, कॉपर +2, है ना। जो बायो के बच्चे होंगे यार उनको तो ये सारी चीजें याद ही होंगी, बिल्कुल याद होंगी, है ना। और बाकी जो हमारे इंजीनियरिंग के बच्चे हैं उनको यार याद रखनी है, बिल्कुल याद रखनी है यार। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखो यार, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ऐसे ही इन्फ्लुएंस ऑफ इनहिबिटर्स एंड पॉइजन्स भी होता है। तो लाइक ऑर्डिनरी कैटलिस्ट, एंजाइम्स आर आल्सो इनहिबिटेड और पॉइजन्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन कंपाउंड्स। बिल्कुल, वो भी आपके पॉइजन करे जा सकते हैं, पॉइजन करे जा सकते हैं। ठीक है, अब मैकेनिज्म क्या है एंजाइम कैटलिस्ट का। मैकेनिज्म का नाम होता है लॉक एंड की मैकेनिज्म। लॉक एंड की मैकेनिज्म पे आपके एंजाइम्स फॉलो करते हैं, ये मैकेनिज्म फॉलो करते हैं। देखो यार क्या होता है, एंजाइम्स में आपके कुछ एक्टिव ग्रुप्स होते हैं, कैसे, जैसे NH2, COH, SHOH, ये ग्रुप्स होते हैं, एक्टिव ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, दीज आर यूजुअली एक्टिव, देखिए दीज आर यूजुअली एक्टिव सेंटर्स ऑन द सरफेस ऑफ एंजाइम्स। ठीक है, अब देखो क्या होता है, ये जैसे आपका सबस्ट्रेट है कुछ भी, है ना, और आपका एंजाइम कैटलिस्ट की तरह एक्ट कर रहा है। सबस्ट्रेट को आप रिएक्टेंट की तरह मान लीजिए। सबस्ट्रेट और एंजाइम पहले आपका रिएक्ट करके एक बना देते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ES। और ये देखो लॉक एंड की मैकेनिज्म पे देखो यार, ये सबस्ट्रेट का ऐसा कुछ डिजाइन बन रखा है ना। जैसे हमारे ताले में एक पर्टिकुलर ताले के लिए एक पर्टिकुलर चाबी रहती है, तो इस पर्टिकुलर डिजाइन के लिए एक ही पर्टिकुलर एंजाइम है। तो देखो इन दोनों की शेप क्या हो रही है, मैच हो रही है, ताकि ये दोनों क्या कर देंगे, जुड़ जाएंगे एक साथ। लॉक एंड की मैकेनिज्म। ठीक है, तो आपका एंजाइम और सबस्ट्रेट मैकेनिज्म बन जाता है। फिर अल्टीमेटली जो सबस्ट्रेट है वो आपके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है और एंजाइम
जो कि कैटलिस्ट है, वो आपको एज इट इज बाद में मिल जाता है। देखो एंजाइम मिल गया और सबस्ट्रेट किस में कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, देखो यही बोल रहा है, पहले स्टेप में इन्होंने एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना लिया, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी बोल रहे हैं इसे हम लोग, और उसके बाद वो डिकम्पोज होके प्रोडक्ट्स में बन जाता है, प्रोडक्ट्स में बन जाता है। करेक्ट। चलो अब जितना भी यार हम लोगों ने कैटलिस्ट में पढ़ा है उस सब की समरी इन्होंने यहाँ पे इसर दे रखी है, इस टेबल में दे रखी है कि यार ये प्रोसेस है तो ये कैटलिस्ट है। ठीक है, हेबर्स प्रोसेस, ऑसवाल्ड्स प्रोसेस, कॉन्टैक्ट प्रोसेस, सबका आपको कैटलिस्ट दे रखा है, तो इस टेबल को जरूर देख लेना। हालांकि यार ये वापस से पी ब्लॉक में आते हैं, है ना, तो आप लोगों को एक ही चीज 2-2, 3-3, 4-4 बार पढ़ाई जाती है ताकि आप लोगों को अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, चलो तो ये था यार कैटलिस्ट के बारे में। अब क्या होते हैं आपके, नेक्स्ट हैं कोलॉइड्स, नेक्स्ट हैं आपके कोलॉइड्स। तो देखो यार जो सॉल्यूशन होते हैं, सॉल्यूशन जो आपका होता है वो आप लोग ब्रॉडली 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो। पहला रहता है ट्रू सॉल्यूशन, ठीक है, दूसरे रहते हैं कोलॉइड्स, और नेक्स्ट सबसे बड़े रहते हैं आपके सस्पेंशन, सस्पेंशन। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन को मैं डिवाइड कर रहा हूं 3 तरीके में। ये 3 तरीकों में जो डिवाइड किया है किसके बेसिस पे करा है कि सॉल्यूट पार्टिकल्स की साइज क्या है, सॉल्यूट पार्टिकल्स की साइज क्या है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कॉलॉइड्स पढ़ रहे हैं। तो कॉलॉइड में जो सॉल्यूट पार्टिकल है वो देखो कहां से कहां तक लाया करते हैं, देयर रेंज ऑफ डायमीटर्स लाई बिटवीन 1 to 1000 नैनोमीटर। 1 to 1000 नैनोमीटर के बीच में अगर वो लाई कर रहा है सॉल्यूट पार्टिकल, तो हम उसे क्या बोलते हैं, कॉलॉइड बोलते हैं। हम लोगों को अब क्या पढ़ने हैं, कॉलॉइड्स ही पढ़ने हैं, कॉलॉइड्स ही पढ़ने हैं। ठीक है, उसको मीटर में भी देखो कन्वर्ट करके दिखा रखा है, 10⁻⁹ to 10⁻⁶ मीटर। ठीक है, अब देखो क्या क्या क्लासिफिकेशन है कॉलॉइड्स की। पहला क्लासिफिकेशन है फिजिकल स्टेट पे। देखो जैसे कॉलॉइड भी क्या है, एक सॉल्यूशन ही है, कॉलॉइड भी क्या है, एक सॉल्यूशन है। तो कॉलॉइड के भी 2 पार्ट होते हैं, जैसे सॉल्यूशन के 2 पार्ट होते हैं, एक सॉल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है। वैसे ही कॉलॉइड के भी 2 पार्ट हैं। कौन कौन से हैं यार वो 2 पार्ट, है ना, देखिए कौन कौन से 2 पार्ट हैं। एक होता है आपका डिस्पर्स्ड फेज, जिसको मैं क्या बोलता हूं, डीपी, जिसको मैं क्या बोलता हूं, डीपी, और एक होता है डिस्पर्जन मीडियम, एक होता है आपका डिस्पर्जन मीडियम। ऑलराइट, ध्यान से अगर हम लोग देखें तो जो आपका डिस्पर्स्ड फेस है ये एक्ट करता है एज अ सॉल्यूट की तरह। ठीक है, कम क्वांटिटी में प्रेजेंट रहेगा, और जो डिस्पर्जन मीडियम है ये होता है आपका सॉल्वेंट की तरह, ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट रहता है, ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो कोलॉइड के भी 2 हिस्से हैं, कोलॉइड के भी 2 हिस्से हैं। ऑलराइट, चलो तो देखो यही बोल रहा है कि जो क्लासिफिकेशन है इट इज बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। और नेक्स्ट है नेचर ऑफ इंटरेक्शन के बेसिस पे, और नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज। देखेंगे यार एक एक करके क्लासिफिकेशन। देखिए सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है वो किसके बेसिस पे है, फिजिकल स्टेट क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। तो देखो अलग अलग आप लोगों को चीजें दे रखी हैं। अगर सॉलिड फेज है, डिस्पर्स्ड फेज अगर सॉलिड में और डिस्पर्जन मीडियम सॉलिड में, तो उसको क्या बोल रहा है, सॉलिड सोल। इसके एग्जांपल्स दे रखा है। ऐसे ही अगर सॉलिड और लिक्विड है तो उसको बोल रहा है केवल सोल। ऐसे ही यार सारे एग्जांपल दे रखे हैं। क्या ये इंपॉर्टेंट है, सवाल आप लोगों का आएगा कि सर क्या ये इंपॉर्टेंट है, भैया क्या ये इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है यार, जेई में भी सवाल आते हैं, नीट में भी आए हुए हैं सवाल, नीट में भी आए हुए हैं। ठीक है, एक बात याद रखना, यहाँ पे जो आपकी टेबल है, देखो इसमें जो भी टेबल है इसमें अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हमको 8 क्लासिफिकेशन दे रखा है, 8 तरीके के दे रखे हैं। हमको ये क्लासिफिकेशन नहीं दे रखे कि गैस डिस्पर्स्ड फेज हो और गैस डिस्पर्जन मीडियम हो। ये आपका कभी भी कोलॉइड नहीं बनाता है। क्यों नहीं बनाता है, क्योंकि आपके जो कोलॉइड्स होते हैं, कोलॉइड्स इज अ हीट्रोजीनियस सिस्टम। देखो ये आप लोगों का एनसीईआरटी में भी दे रखा है, क्या दे रखा है, कोलॉइड इज अ हीट्रोजीनियस सिस्टम, हीट्रोजीनियस सिस्टम है ये। लेकिन अगर आप एक गैस को दूसरी गैस में मिक्स करते हो तो ये सिस्टम क्या बना लेता है, होमोजीनियस बना लेता है। जैसे हमारी एयर होती है, वो कौन सा मिक्सचर होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है यार। तो वो कभी भी कोलॉइड नहीं होएगा। जब एक गैस डिस्पर्स्ड फेस है और डिस्पर्जन मीडियम भी गैस है तो कौन सा मिक्सचर बन जाता है, होमोजीनियस। और होमोजीनियस बनते से ही वो कभी भी कोलॉइड की तरह काम नहीं कर सकता। कोलॉइड हैज टू बी अ हीट्रोजीनियस सिस्टम।
आ गई बात समझ में? ऑलराइट, तो ये टेबल यार ध्यान रखिएगा, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। यही बोल रहा है यार, देखो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, सोल्स हैं, जब सॉलिड को आप लिक्विड में डालते हो, जेल्स हैं, लिक्विड इन लिक्विड्स, एंड इमल्शंस, अगेन लिक्विड एंड लिक्विड। इनको ये इंपॉर्टेंट बता रहा है, तो इनको तो खास तरीके से ध्यान रखना है हम लोगों को। तो ये तो था फिजिकल स्टेट के बेसिस पे क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ इंटरैक्शन, कि यार क्या इंटरैक्शन है बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। कैसा इंटरैक्शन है, क्या दोनों मिक्स होना चाह रहे हैं, क्या दोनों मिक्स होना नहीं चाह रहे हैं, उस पर बता रहा है। तो देखो क्या बोल रहा है, दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहा है, लायोफिलिक मतलब सॉल्वेंट अट्रैक्टिंग, बढ़िया है ना, मिक्स होना चाह रहे हैं, या फिर लायोफोबिक मतलब सॉल्वेंट रिपेलिंग, मिक्स नहीं होना चाह रहे हैं। ठीक है, मिक्स नहीं होना चाह रहे हैं। लायोफिलिक का मतलब क्या है ना, मिक्स होना चाह रहे हैं, मतलब जो आपका डीपी है और जो आपका डीएम है, इन दोनों के बीच में क्या है, बड़ा प्यार है यार, बड़ा प्यार का संबंध है कि यार दोनों खुश हैं एक दूसरे से, बढ़िया कपल बना रहे हैं, मिक्स होना चाह रहे हैं, लायोफिलिक है ना। ऐसे ही लायोफोबिक क्या है, फोबिया है यार इनको, है ना, डर है भैया, इनको क्या है, डर है। डीपी और डीएम के बीच में क्या रहता है, यहाँ पे प्यार नहीं है, यहाँ पे क्या है, नफरत है, नफरत है या फिर बोलो डर है, खौफ है, यहाँ पे क्या है, खौफ है। ऑलराइट, तो देखो अब देखो यार, इसमें जो लायोफिलिक होता है मतलब लिक्विड लविंग है ना, तो जो आपके ऑर्गेनिक के कोलाइड्स हैं जैसे गम, जेलेटिन, स्टार्च, रबर, ये क्या होते हैं, लायोफिलिक होते हैं, इनमें काफी प्यार रहता है, इनमें काफी प्यार रहता है। ठीक है, देखो देखिए और सारी चीजें दे रखा है, जैसे ये जो सोल्स होते हैं रिवर्सेबल होते हैं, बढ़िया इनमें अंडरस्टैंडिंग है, तो कभी यार ये लोग साथ आ जाते हैं, कभी दूर चले जाते हैं, बढ़िया अंडरस्टैंडिंग है, कोई दिक्कत नहीं है इनमें, रिवर्सेबल है यहाँ पे चीजें। लेकिन उधर ही मैं लायोफोबिक की बात करूं तो फोबिक मतलब लिक्विड हेटिंग। अब फिलिक वाले तो कौन से थे, ऑर्गेनिक के, यहाँ पे कौन से, ऑर्गेनिक के कोलाइड्स थे, ऑर्गेनिक के कोलाइड्स थे। लेकिन लायोफोबिक कौन से होते हैं, लाइक मेटल्स के कोलाइड्स या फिर सल्फाइड्स के कोलाइड, जिनमें आपस में रिपल्शन हुए, जिनमें आपस में क्या है, रिपल्शन है। ठीक है, अब ये क्या है यार, रिपल्शन है तो बेसिकली इरिवर्सिबल है चीजें, यहाँ पे क्या है, इरिवर्सिबल है, खुश नहीं है यार एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के साथ खुश नहीं है, तो इनको डांट डबक के एक साथ लेके आया है। लायोफिलिक में तो प्यार है, आराम से खुद खुद पास में आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ये इन लोगों को, लायोफोबिक वालों को डरा धमका के लेके आया जाता है। ठीक है, तो डरा धमका के लेके जाया जाता है, तो दे आर नॉट स्टेबल, दे आर नॉट स्टेबल। ठीक है, और लायोफिलिक में बात करें तो दे आर क्वाइट स्टेबल, अच्छे खासे स्टेबल रहते हैं, ये अच्छे खासे स्टेबल रहते हैं। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपके बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज। अलग अलग टाइप के जो डिस्पर्स फेज हो सकते हैं उसके हिसाब से भी कोलाइड्स का क्लासिफिकेशन है। देखो क्या बोल रहा है, पहला बोल रहा है मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड। इसे क्या बोल रहा है कि लार्ज नंबर ऑफ एटम्स और स्मॉलर मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस एग्रीगेट टुगेदर टू फॉर्म अ स्पीशी हैविंग साइज इन द कोलाइडल रेंज। मतलब यार इनिशियली तो छोटे छोटे हैं, लेकिन सब एक साथ आ जाते हैं, और एक साथ आ जाते हैं तो झुंड बना लेते हैं, झुंड बना लेते हैं, कोलाइड रेंज में चले जाते हैं। इसको हम क्या बोल रहे हैं, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड। ऐसे ही क्या रहता है आपका, मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइड रहता है। मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइड क्या रहेंगे, जो आपके अपने में ही सफिशिएंटली बड़े हैं। Solvents form solutions in which the size of the macromolecules may be in the colloidal range. इनको आके एक साथ होने की जरूरत नहीं है, ये खुद में ही colloidal range में लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो इसके एग्जांपल्स दे रखे हैं, स्टार्च, सेल्यूलोज, प्रोटीन्स, एंजाइम से खुद में ही बड़े रहते हैं, तो हमेशा colloidal range में ये रहते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट क्या है आपके एसोसिएटेड कोलाइड्स। उन्हें क्या बोल रहा है, ये मिसल्स भी बोल रहा है ना। अब इनको मैं क्या बोलता हूं, इनको मैं बोलता हूं पलटू। ये भैया पलटू हैं यार, अपनी एकदम से फितरत बदल देते हैं। कैसे बदलते हैं, देखो, देयर आर सम सब्सटेंसेज विच एट लो कॉन्सेंट्रेशन बिहेव एज नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट। लो कॉन्सेंट्रेशन पे तो नॉर्मली बिहेव कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही हाई कॉन्सेंट्रेशन आ जाती है एग्जिबिट कोलाइडल बिहेवियर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एग्रीगेट्स। मतलब लो कॉन्सेंट्रेशन पे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करी तो ये एकदम से पास पास आ जाते हैं, एग्रीगेट बना देते हैं, झुंड बना देते हैं अगेन, और झुंड बना देते हैं तो इनकी साइज कोलाइडल रेंज में आ जाती है, तो ये कोलाइड्स की तरह बिहेव करने लग जाते हैं। अरे बात समझ में, तो पलटू हैं क्या, लो कॉन्सेंट्रेशन में तो कुछ नहीं था, लेकिन जैसे ही कॉन्सेंट्रेशन बढ़ी और ये कोलाइड की तरह एक्ट करने लग गए। इनको और क्या बोला जाता है, मिसल्स भी बोला जाता है, या फिर एसोसिएटेड कोलॉइड्स भी बोला जाता है। एसोसिएट हो रहे हैं
एसोसिएटेड कोलॉइड भी बोला जाता है। अब एक टेम्परेचर रहता है क्राफ्ट टेम्परेचर, है ना। द फॉर्मेशन ऑफ मिसल्स, जो ये झुंड का फॉर्मेशन है, टेक प्लेस ओनली अबव अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। सिर्फ और सिर्फ ये एक टेम्परेचर के ऊपर ही हो सकता है। उस टेम्परेचर को क्या बोल रहे हैं? क्राफ्ट टेम्परेचर। और जिस कॉन्सेंट्रेशन पे मिसल्स बन रहे हैं उसको बोल रहे हैं क्रिटिकल मिसल कॉन्सेंट्रेशन, CMC, उनको बोल रहे हैं CMC। ठीक है, अब देखो यार मिसल्स बनते कैसे हैं, मिसल्स बनते कैसे हैं यार। ये सोप का एग्जाम्पल ले रहा है, सोप का एग्जाम्पल ले रहा है। तो देखो जैसे ये है C17H35 COO Na+, ठीक है। तो देखो यार मिसल्स बनने के लिए बेसिकली किसी भी पर्टिकुलर कंपाउंड में एक होना चाहिए पोलर पार्ट, एक होना चाहिए नॉन पोलर पार्ट। तो यहां पे ये जो ये है कार्बन वाला चेन है, ये होना चाहिए नॉन पोलर, है ना। कार्बन वाली तो क्या रहती है? नॉन पोलर। और ये जो पार्ट रहता है ये रहता है आपका पोलर पार्ट। तो अब देखो क्या होता है, मिसल्स कैसे फॉर्म होते हैं। जैसे देखो इसने इस डायग्राम में समझा रखा है, जैसे आपका ये कोई सा भी गोला है, ये मैंने रेड से गोला कर दिया। अब इसमें क्या करते हैं, ये जो टेल है जैसे C17H35 है, तो उसको देखो ये कैसे रिप्रेजेंट करता है। ये इतने सारे क्या हो गए? हाइड्रोफोबिक, ये मतलब नॉन पोलर पार्ट हो गया। और ये इसका हेड क्या है? हाइड्रोफिलिक, मतलब पोलर पार्ट है। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है? ये इस चेन से। और यहां पे क्या आ गया आपका? COO-। तो ये जो चेन है ये क्या है आपकी? C17H35। तो ये चेन आपका एक साथ हो जाता है। देखो इस गोले के अंदर सारी की सारी क्या आ गई? चेन आ गई। तो यहां पे इनकी कॉन्सेंट्रेशन एकदम से इंक्रीज कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है। तो ये कैसे काम करने लग जाता है? मिसल की तरह एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर ये एग्रीगेट बना लेते हैं, झुंड बना लेते हैं और कोलाइडल रेंज में चले जाते हैं। ऑलराइट, तो देखो इसे क्या बोल रहा है? ये आयनिक मिसल बोल रहा है, आयनिक मिसल। ठीक है, COO- और Na+ है ना, आयनिक पार्ट भी है इसमें। तो ये आयनिक मिसल बोल रहा है। ऑलराइट, आ रही है बात समझ में? अब देखो, अब ये आपको कपड़े धोना सिखा रहा है। अब क्या कर रहा है? क्लींसिंग एक्शन ऑफ सोप, कि यार कपड़े कैसे धोते हैं भैया, ये भी सीख लो यार हमसे, है ना। तो देखो क्या होता है कपड़े में, जैसे हमारी शर्ट है, हमारी शर्ट में सपोज करो कोई भी यार ग्रीस लग गई या ऑयल लग गया, तो देखो ये आपका ऑयल है, ये आपका क्या है? ऑयल है सपोज करो। ठीक है, तो ऑयल क्या रहता है? नॉन पोलर रहता है। ऑयल क्या है? ऑयल या फिर ग्रीस, ये क्या रहते हैं? नॉन पोलर रहते हैं। अब हमने एक कॉन्सेप्ट सीखा है लाइक डिसॉल्व लाइक का। तो इस नॉन पोलर को कौन अट्रैक्ट करेगा? नॉन पोलर अट्रैक्ट करेगा। नॉन पोलर हमारी क्या थी? चेन थी कार्बन वाली, C17H35 सोप है ना उसमें। तो ये देखो ये नॉन पोलर अंदर आ जाता है, ऑयल के अंदर आ गया। अब क्या करा? ऊपर क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज है। और अंदर क्या आ गया आपका? नॉन पोलर पार्ट। तो बहुत सारे नॉन पोलर पार्ट आ जाते हैं। अब क्या होता है? आप इसके ऊपर क्या डालते हो? पानी डालते हो। तो पानी क्या है? पोलर है। और ये आपका जो ऊपर नेगेटिव चार्ज है ये भी क्या है? पोलर है। तो ये पोलर और पोलर, अब इनके बीच में फोर्सेस आते हैं, तो ये पानी के साथ में इस पूरी की पूरी जो ऑयल का ड्रॉप है इसको साथ में लेके चले जाता है, ताकि आपकी जो शर्ट है, जो आपका दाग लगा, वो साफ हो गया। ऑयल हमने हटा दिया, ऑयल हमने बेसिकली हटा दिया। ऑलराइट, तो इससे हमको कपड़े धोना भी आ गया, कपड़े धोना भी आ गया। ऑलराइट, यही सारी चीजें इधर समझा रखी हैं, मैंने आप लोगों को देसी भाषा में आराम से इजीली समझा दिया। ठीक है, अब देखो कोलाइड्स की प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड कितने तरीके से, कैसे कैसे हम लोग कोलाइड्स बना सकते हैं। पहला है यार केमिकल मेथड। कौन कौन से केमिकल मेथड है? आप लोग डबल डिकम्पोजिशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस, कुछ भी यूज करते हो कोलाइड बनाने के लिए। ठीक है, देखो ये अलग अलग रिएक्शंस दे रखी हैं। ठीक है, तो यार इन रिएक्शंस को एक बार हम ऊपर से पढ़ लेंगे। जैसे देखो ये सोल बन रहा है ना, तो ये आपका क्या हो गया? कोलाइड हो गया। ये सल्फर का कोलाइड, ये गोल्ड का कोलाइड, ये FeOH होल थ्राइस का कोलाइड। ठीक है, तो इन कोलाइड्स को हम लोग एक बार ऊपर से, इन रिएक्शंस को हम लोग ऊपर से एक बार नजर जरूर मार लेंगे। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्या है कि यार ब्रिडिग आर्ग मेथड से भी आप लोगों कोलाइड बना सकते हो। कौन कौन से कोलाइड बना सकते हैं ब्रिडिग आर्ग मेथड से? गोल्ड का बना सकते हैं, सिल्वर का और प्लैटिनम का। तो देखो इसमें क्या होता है, इसमें आप लोग दो प्रोसेस का काम लेते हो, है ना। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स डिस्पर्जन एज वेल एज कंडेंसेशन। यहाँ पे बेसिकली आपका सब्सटेंस प्रेजेंट होता है और आप इलेक्ट्रोड्स लगा रहे हो, आप इनपर बहुत हाई टेम्परेचर करते हो। तो जैसे ही यहाँ पे इवेपोरेट होता है, हाई टेम्परेचर करा तो कोलाइड क्या रहेगा? इवेपोरेट होएगा। और आपने क्या लगा रखा है? आइस बात लगा रखा है। इवेपोरेट होते से ही वो वापस कंडेंस हो जाएगा और यहाँ पे आपके नीचे कोलाइड मिल जाएंगे आपको।
पहले क्या हुआ, एवेपोरेट करा क्योंकि आपने हाई टेम्परेचर रखे थे, फिर जैसे ही हाई टेम्परेचर थे तो आइस बाथ था, एवेपोरेट होते से ही आइस बाथ ने उसे वापस ठंडा करा तो देखो कंडेंसेस टू फॉर्म कोलोइडल साइज। हालांकि हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ये जो एग्जाम्पल है गोल्ड, सिल्वर और प्लैटिनम का आप लोग ब्रिडिग आर्ग मेथड से बना सकते हो। ऑलराइट, नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, पेप्टाइजेशन। तो पहले ये बात समझो कि पेप्टाइजेशन होता क्या है। पेप्टाइजेशन होता है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ प्रेसिपिटेट इनटू कोलोइडल फॉर्म। जैसे आपका पीपीटी है कोई, उसको आपको कोलोइड फॉर्म में लेके आना है, उसको आपको कोलोइड फॉर्म में लेके आना है, तो आप क्या यूज करते हो, पेप्टाइजेशन प्रोसेस यूज करते हो। कौन सा प्रोसेस, पेप्टाइजेशन प्रोसेस यूज करते हो। ऑलराइट, अब देखो यार ये हो कैसे रहा है, कैसे करते हैं, बाय शेकिंग इट विद डिस्पर्जन मीडियम इन द प्रेजेंस ऑफ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। कोई आप इस इलेक्ट्रोलाइट को बोला जाता है पेप्टाइजिंग, इसको बोला जाता है पेप्टाइजिंग एजेंट। आप ये इलेक्ट्रोलाइट डालते हो, वो इस पीपीटी के पे जाके चिपक जाता है, और चिपक जाता है तो इस पीपीटी को वो तोड़ देता है। कैसे तोड़ता है, जैसे देखो सपोज करो FeOH होल थ्राइस है, ठीक है, इसका आपके पास बहुत बड़ा पीपीटी था, इसका आपके पास क्या था, पीपीटी था। आपने इस पे क्या करा, Fe+3 जाके चिपका दिया, इलेक्ट्रोलाइट लिया ऐसा कि Fe+3 जाके चिपका लिया। तो देखो मैं ब्लू कलर से दिखाता हूं कि ये आपके Fe+3 जाके यहां पे चिपक गए, Fe+3 है ना, ये आपके चिपक गए Fe+3 इस पीपीटी पे जाके। ऑलराइट, अब हमें इस पीपीटी को, अब क्या होगा देखो, इस Fe+3 और इस Fe+3 के बीच में क्या रहेगा, रिपल्शन रहेगा, सबके बीच में क्या हो जाएगा, रिपल्शन हो जाएगा, और इस Fe+3 के बीच में रिपल्शन आ जाएगा तो चीजें टूट जाएंगी। तो जो आपका पीपीटी था, अब क्या हो जाएगा, वो ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाएगा। तो बेसिकली क्या बन जाएगा, वो कोलोइड बन जाएगा, पीपीटी से कोलोइड बन गया। तो पेप्टाइजेशन प्रोसेस ही क्या है, पीपीटी से कोलोइड में कन्वर्ट करना, किसकी हेल्प से, एक पेप्टाइजिंग एजेंट। और क्या हो रहा है, वो पेप्टाइजिंग एजेंट में एक आयन जाके अटैच हो जा रहा है पीपीटी से, अब उनके बीच में क्या हो रहा है, रिपल्शन हो रहा है, तो चीजें टूट रही हैं। देखो यही बोल रहा है, ड्यूरिंग पेप्टाइजेशन द प्रेसिपिटेट एडजॉर्ब्स, चिपका रहा है, वन ऑफ द आयंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट ऑन इट सरफेस। जैसे मैंने Fe+3 चिपका दिया। अब अल्टीमेटली क्या होता है, दिस कॉजेज द डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज। मैंने इस केस में पॉजिटिव चार्ज चिपका है, नेगेटिव चार्ज भी जाके चिपक सकता है, बिल्कुल चिपक सकता है, ठीक है। और अल्टीमेटली क्या होता है, उन चार्जेस के बीच में रिपल्शन होता है, तो ब्रेक हो जाते हैं कोलोइड फॉर्म में। अब देखो यार एनसीईआरटी की यही दिक्कत है, इसने ये नहीं बोल रहा, इसने बस बोल रहा है कि पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज जाके चिपक गया तो टूट गया। अरे कैसे टूटा, ये तो बताओ कि यार रिपल्शन हो रहा है, इस Fe+3 और इस Fe+3 के बीच में रिपल्शन हो रहा है, तो चीजें टूट रही हैं और वो कोलोइडल रेंज में जा रहा है। इसलिए यार एनसीईआरटी डिफिकल्ट है। एक्चुअली उन्होंने चैप्टर को छोटा बनाने के चक्कर में कुछ कुछ वर्ड्स, कुछ कुछ एक्सप्लेनेशन खाए हुए हैं, नहीं बताए हैं, तो इसलिए यार बच्चों को टफ लगता है। तो ये जो सीरीज है, यही एक तरीका है कि यार जिससे आप लोगों को एनसीईआरटी सिंप्लीफाइड फॉर्म में मिल जाए, ठीक है। इंपॉर्टेंट तो है, एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, इसमें तो यार कोई भी दो राय नहीं है, आप लोगों को पढ़नी है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो एक कोशिश है कि यार आप लोगों को ये सीरीज दे दी जाए, ताकि आप लोग चाहो तो यार इसको हाई स्पीड में भी देख लो, लेकिन देखो जरूर, फॉलो जरूर करिए। ऑलराइट, अब देखिए नेक्स्ट है प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। हमारे कोलोइडल सॉल्यूशन में कुछ कुछ इम्प्योरिटीज हो सकती है, हम लोगों को उन इम्प्योरिटीज को रिमूव करना है, तो हम लोगों को प्यूरिफाई करना है हमारा कोलोइडल सॉल्यूशन। तो देखो यार यही बोल रहा है कि द process used for reducing the amount of impurities to a requisite minimum is known as a purification of a colloidal solution, है ना। बेसिकली हमको रिड्यूस करनी है impurities, ऑलराइट। तो अलग अलग यार मेथड्स हैं, हम लोगों को वो पढ़ने हैं। सबसे पहले मेथड क्या है, डायलिसिस। तो देखो डायलिसिस में क्या बोल रहा है कि इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अ डिसॉल्व्ड सब्सटेंस फ्रॉम अ कोलोइडल सॉल्यूशन बाय मीन्स ऑफ डिफ्यूजन थ्रू अ सूटेबल मेम्ब्रेन। देखो यार ये डायग्राम के थ्रू इसने डायलिसिस को समझा रखा है। देखो ये क्या, एक डायलिसिंग मेम्ब्रेन ले रखी है, ऑलराइट, एक मेम्ब्रेन है, और इसके अंदर आप लोगों का सोल पार्टिकल है। देखो सोल पार्टिकल है एज वेल एज क्रिस्टलॉइड है,
ठीक है, तो देखो क्या कर रहा है, अब एक एंड से ये वाटर को बहुत तेजी से भेज रहा है। तो देखो क्या होगा, ये जो डायलिसिंग मेम्ब्रेन है इससे यार हमारा जो सोल पार्टिकल है ये पास नहीं हो सकता, लेकिन क्रिस्टलॉइड पास हो सकता है। तो एक तरफ से आप पानी का प्रेशर बढ़ा रहे हो, ये आपका यहाँ पे मेम्ब्रेन है, तो जैसे ही आपने पानी का यहाँ पे प्रेशर बढ़ाया तो इस पानी के साथ साथ क्रिस्टलॉइड तो चले गया, क्रिस्टलॉइड तो मेम्ब्रेन को पास कर गया, लेकिन जो सोल पार्टिकल था वो पास नहीं कर पाया क्योंकि उसकी साइज क्या होगी, बड़ी होगी। तो यहां पे आपका ये सोल पार्टिकल रह जाएगा और क्रिस्टलॉइड देखो पानी के साथ निकल गया। तो जो क्रिस्टलॉइड इंप्योरिटी थी वो आप लोगों की रिमूव हो गई। तो इस प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं, डायलिसिस, जिसमें एक मेम्ब्रेन का हेल्प ले रहे हैं, जिसमें यार सोल पार्टिकल पास नहीं कर पा रहा है, लेकिन जो आपकी इंप्योरिटी है, जो क्रिस्टलॉइड है, वो पास कर जा रही है। ऑलराइट, अब ऐसे ही बोल रहा है नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, इलेक्ट्रोडायलिसिस। कुछ नहीं यार, डायलिसिस में हम लोग कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लगा लेते हैं। देखो यार, कैथोड और एनोड लगा दिए, कैथोड और एनोड लगा दिए। ये क्यों लगाया है, ताकि यार स्पीड में हो सके रिएक्शन। अभी थोड़ी देर में ही आएगा कि यार कोलोइडल पार्टिकल्स पे चार्जेस प्रेजेंट होते हैं, अभी थोड़ी देर में ही वो आने वाला है। तो उन चार्जेस को भी सेपरेट करने के लिए कि यार अपोजिट चार्जेस दूर दूर हो जाए, तो उनके लिए हम लोगों ने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज लगा दिए, ताकि डायलिसिस फास्ट हो जाए। देखो यही बोल रहा है, ऑर्डिनरली द प्रोसेस ऑफ डायलिसिस इज क्वाइट स्लो। ठीक है, इट कैन बी मेड फास्टर बाय अप्लाइंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड। बाय अप्लाइंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड आप इस प्रोसेस को फास्ट कर सकते हो। ठीक है, तो उसी प्रोसेस को क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रोडायलिसिस। सेम है, देखो डायलिसिंग मेम्ब्रेन है, वाटर प्लस इलेक्ट्रोलाइट है ना, कुछ नहीं, बस जो इलेक्ट्रोलाइट था वो अब सेपरेट हो गया, ये आपका क्रिस्टलॉइड प्रेजेंट है, ये आपका सोल पार्टिकल प्रेजेंट है, और आपने एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा दी है। ऑलराइट, सेम सा ही है बाकी सब कुछ। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट प्रोसेस है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। देखो क्या बोल रहा है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द कोलोइडल पार्टिकल्स फ्रॉम द सॉल्वेंट and soluble solutes present in the colloidal solution by specially prepared filters। देखो आपका क्या होता है यार, दो तरीके के फिल्टर पेपर होते हैं। एक तो होता है यार नॉर्मल फिल्टर पेपर, एक हम लोग एक अल्ट्रा फिल्टर पेपर बना रहे हैं। अब उस अल्ट्रा फिल्टर पेपर में क्या होगा, आपकी इंप्योरिटीज जैसे नीचे आ जाएंगी, वो तो पास हो जाएंगी, लेकिन जो सोल पार्टिकल्स है वो पास नहीं हो पाएंगे। तो अगेन आप क्या कर लोगे, सेपरेट कर लोगे फिल्टर पेपर के थ्रू, एक अलग स्पेशल टाइप का फिल्टर पेपर बना रहे हो, जिससे आपके इंप्योरिटीज पास हो जा रही है, लेकिन आपका सोल पार्टिकल, आपका जो कोलोइड है, वो पास नहीं हो पा रहा है। ठीक है, देखो यही बोल रहा है कि जो आप फिल्टर पेपर बना रहे हो, अल्ट्रा फिल्टर पेपर बना रहे हो, वो कैसे बनाना है, 4% सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रोसेल्यूलोज लेना है इन अ मिक्सचर ऑफ एल्कोहल एंड ईथर। ठीक है, तो इसको अंडरलाइन कर लेना है अपने एनसीईआरटी में। तो जो अल्ट्रा फिल्टर पेपर है वो आपका बन जाएगा, जिससे आप रिमूव कर सकते हो इंप्योरिटीज को और कोलोइड पार्टिकल को। ठीक है, उस अल्ट्रा फिल्टर पेपर के प्रोसेस को बनाने के प्रोसेस को ये भी बोल रहा है, ये कोलोडियन। ठीक है, ये चीज भी बोल रहा है, हालांकि इसका यार इतना कोई महत्व नहीं है, हम लोग ये समझे कि कैसे बन रहा है 4% नाइट्रोसेल्यूलोज इन अ मिक्सचर ऑफ एल्कोहल एंड ईथर। ऑलराइट, तो इससे बन जाएगा आप लोगों का अल्ट्रा फिल्टर पेपर। ठीक है, फिर देखो यार, उसको आपने हार्डन कर दिया बाय फॉर्मेल्डिहाइड एंड देन फाइनली ड्राइंग इट। तो इससे आपका अल्ट्रा फिल्टर पेपर बन जाएगा, जिससे आप सेपरेट कर सकते हो कोलाइड और इंप्योरिटी को। अब देखो यार, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं कोलाइडल सॉल्यूशन की, प्रॉपर्टीज ऑफ अ कोलाइडल सॉल्यूशन। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, है ना। देखो कोलॉइड है, ये कुछ ना कुछ तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट प्रेजेंट होएगा, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्स्ड मीडियम रहेगा। ऑलराइट, तो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी दिखाते हैं। देखो क्या बोल रखा है, colloidal particles being bigger aggregates the number of particles in a colloidal solution is comparatively small as compared to true solution। हम लोग colligative property कहाँ पढ़ते थे, हम लोग colligative property पढ़ते हैं solutions chapter में। तो उसमें क्या हम यूज करते हैं, जो solutions हैं वो हम true solution मानते हैं। तो true solution की साइज क्या होती है, कम होती है, solute particles की साइज क्या होती है, कम होती है। तो वहां पे अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल ज्यादा रहता है। लेकिन ये बोल रहा है यहाँ पे कि यार कोलॉइड की साइज कंपैरेटिवली बड़ी है, ट्रू सॉल्यूशन से बड़ी होती है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होता है, कम। नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम रहेंगे तो जो आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो भी क्या रहेगी, कम रहेगी। देखो यही बोल रहा है। देखो जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं आपकी सारी, ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये सारी आर ऑफ स्मॉल ऑर्डर एज कंपेयर टू वैल्यूज शोन बाय ट्रू सॉल्यूशंस। क्योंकि ट्रू सॉल्यूशंस में नंबर सॉल्यूट पार्टिकल्स का ज्यादा होता है, कोलॉइड में नंबर कम होता है। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट क्या है, टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ
लाइट। ये आप लोग रियल लाइफ में भी देख सकते हो, जैसे आपके यार घर में कोई रूम होएगा जहां से लाइट आ रही होती है, सनलाइट आ रही होती है, तो उसमें आप लोग देखते हो कि यार आपको उसमें डस्ट पार्टिकल्स दिखते हैं, करेक्ट। तो वो डस्ट पार्टिकल्स क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि हमारा जो डस्ट होती है वो भी कोलाइड होती है। अब जो लाइट आ रही है आपका डस्ट पार्टिकल है, वो जो लाइट आ रही है इस डस्ट पार्टिकल से टकरा रही है, और ये डस्ट पार्टिकल इस लाइट को स्कैटर कर रहा है, इस लाइट को स्कैटर कर रहा है, और जैसे ही ये रिफ्लेक्टेड लाइट हमारे आईज में जाती है तो हम लोगों को वो डस्ट पार्टिकल है दिखता है, ठीक है। तो टिंडल इफेक्ट क्या होता है? सिंपली स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है, इतना समझ लीजिए। देखो जैसे ये आपका कोई कोलोइडल सॉल्यूशन है ना, आपकी लाइट का सोर्स आया, आपका लाइट का सोर्स आया, तो इसने हर डायरेक्शन में, देखो हर डायरेक्शन में इसने स्कैटर कर दिया उस लाइट को। अब जैसे ही ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट है हमारी आंखों में जाती है तो हम लोगों को वो पार्टिकल दिखने लग जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे यार देखो यही सारी चीजें यहाँ पे समझा रखी होंगी, ऑलराइट। अब इसमें ये बोल रहा है कि यार क्या कंडीशंस है टिंडल इफेक्ट अगर दिखाना है तो क्या कंडीशंस है? 2 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। कौन कौन सी? द डायमीटर ऑफ द डिस्पर्स्ड पार्टिकल इज नॉट मच स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड। मतलब यार जो डायमीटर है डिस्पर्स्ड फेस का, जो सॉल्यूट की तरह एक्ट करता है, उसका डायमीटर बहुत ज्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए, है ना। इज नॉट मच स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड। और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम का, वो डिफर करना चाहिए मैग्नीट्यूड में, अच्छा खासा उनमें डिफरेंस होना चाहिए। ऐसा अगर होगा तो बिल्कुल आपका टिंडल इफेक्ट होगा, लाइट की स्कैटरिंग होएगी, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कलर। कि यार हमारे जो कोलोइडल पार्टिकल्स है उसमें कलर भी होता है, द कलर ऑफ कोलोइडल पार्टिकल। अब वो किस किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड करता है वेवलेंथ ऑफ लाइट स्कैटर्ड बाय द डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स। अगेन वो वेवलेंथ कौन सी डिस्पर्स कर रहे हैं, ऑलराइट। और किस किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड करता है साइज पे और नेचर ऑफ पार्टिकल्स पे। तो ध्यान रखिएगा कोलोइडल पार्टिकल्स का कलर भी होता है, किस किस पे डिपेंड कर रहा है? वेवलेंथ पे, साइज पे, एज वेल एज नेचर ऑफ द पार्टिकल्स पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है ब्राउनियन मूवमेंट। अब यार इसको आप समझ सकते हो, जैसे हमारे पास क्या है, कोलोइडल सॉल्यूशन है, उसमें डीपी भी है, डिस्पर्स्ड फेज भी है, डिस्पर्जन मीडियम भी है। तो यार इसको एज आप एनालॉजी लीजिए गैशियस सिस्टम की तरह, गैशियस सिस्टम की तरह। तो गैशियस सिस्टम क्या रहते हैं? आपके रैंडमली जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मूव करते हैं अलग अलग डायरेक्शन में। ऐसे ही डीपी और डीएम के पार्टिकल्स रैंडमली जिगजैग मूवमेंट में ट्रैवल करते हैं। उसी जिगजैग मूवमेंट को क्या बोला जाता है? ब्राउनियन मूवमेंट, ठीक है। देखो यही बोल रहा है, व्हेन कोलोइडल पार्टिकल्स आर व्यूड अंडर अ पावरफुल अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, जब उन्हें देखा जा रहा है तो द कोलोइडल पार्टिकल्स अपीयर टू बी इन अ स्टेट ऑफ कंटिन्यूअस जिगजैग मोशन, है ना। कंटिन्यूअस जिगजैग मोशन में वो मूव करते जा रहे हैं। इसी मोशन को क्या बोला जाता है? ब्राउनियन मूवमेंट। जैसे यार गैस के मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव करते जाते हैं, वैसे ही डीएम और डीपी के मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव कर रहे हैं। और क्यों मूव कर रहे हैं? जैसे मूव कर रहे हैं, टकराए फिर मूव करे, तो उन दोनों में जो कोलिजन हो रहा है, डीपी और डीएम के पार्टिकल में जो कोलिजन हो रहा है, दैट इज द रीजन बिहाइंड देयर कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ देयर मॉलिक्यूल्स, जिगजैग मूवमेंट ऑफ देयर मॉलिक्यूल्स, है ना। उन दोनों के बीच में जो कोलिजन हो रहा है। अब ये जो कोलोइडल जो आपका ब्राउनियन मूवमेंट है, ये देखो, दिस मोशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द कोलाइड। कोलाइड पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ये उसके नेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा है, बस किस पे डिपेंड कर रहा है? डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द पार्टिकल्स एंड विस्कोसिटी ऑफ द सॉल्यूशन। कि क्या साइज है, क्या विस्कोसिटी है, कितना गाढ़ा है हमारा लिक्विड, कितना डेंसर है हमारा सॉल्यूशन, उस पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो साइज क्या होनी चाहिए? छोटी, स्मॉलर द साइज एंड लेसर द विस्कोसिटी, तो फास्टर इज द मोशन। जितनी स्मॉल साइज रहेगी उतना वो फ्रीली मूव कर पाएगा, और जितनी कम विस्कोसिटी होगी अगेन वो उतना फ्रीली मूव कर पाएगा, ऑलराइट। अब देखो नेक्स्ट क्या है? चार्ज ऑन कोलोइडल पार्टिकल। अब यार ये आप लोग समझिए, मैंने पहले भी बताया था कि यार कोलोइडल पार्टिकल पे चार्जेस प्रेजेंट होते हैं। तो एक जनरल आइडिया हम ऐसे ले सकते हैं, देखो 2 तरीके के, या तो पॉजिटिवली चार्ज कोलाइड हो सकते हैं या फिर नेगेटिवली चार्ज कोलाइड हो सकते हैं। तो देखो जो भी आपके ऑक्साइड्स होते हैं, मैं याद करने का भी तरीका बता रहा हूं, जो ऑक्साइड्स होते हैं और जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं, यहां पे और भी एक लिख लो, हाइड्रोक्साइड्स होते हैं, वो जनरली क्या होते हैं? आपके पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। वो जनरली क्या होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। ऐसे आपके जैसे ब्लड है, वो भी एक पॉजिटिवली चार्ज सोल बता रहा है, हीमोग्लोबिन उसमें, है ना। तो इसमें देखो ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स हो गया, ब्लड हो गया, ये पॉजिटिवली चार्ज हो गए। नेगेटिवली चार्ज क्या होते हैं? जो मेटल के आपके कोलॉइड्स हैं, मेटालिक सल्फाइड्स के कोलॉइड्स हैं, और आपके ये जो ऑर्गेनिक वाले हैं ये भी नेगेटिवली चार्ज हैं, एज वेल एज दीज डाइज ऑल्सो,
दीज आर ऑल्सो नेगेटिवली चार्ज। ऑलराइट, अब देखो चार्ज कैसे आता है, बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि यार हम चार्ज कैसे निकालें किसी भी पर्टिकुलर सोल पे। तो देखो मैं आप लोगों को समझाता हूं, यहां पे इन्होंने दो एग्जाम्पल ले रखे हैं। देखिए यहां पे इन्होंने दो एग्जाम्पल ले रखे हैं। ये देखो ए जी आई पे पहले आई माइनस आ गया, फिर ए जी आई पे ए जी प्लस आ गया। तो ऐसे कैसे हो रहा है, देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे कि व्हेन हाईली डाइल्यूटेड सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 इज एडेड टू हाईली डाइल्यूटेड सॉल्यूशन ऑफ KI। तो आपको यार यहाँ पे टर्मिनोलॉजी सीखिए। देखो क्या कर रहा है, आपका KI प्रेजेंट था। देखो ध्यान से देखो, एक चीज समझ लोगे आगे की चीज अपने आप आ जाएगी। इसमें ये KI प्रेजेंट था, अब इसके अंदर ये क्या डाल रहा है, AgNO3 डाल रहा है। तो KI ऑलरेडी आपके पास पड़ा हुआ था। तो इसका मतलब ये हम टर्मिनोलॉजी कैसे यूज करेंगे, AgNO3 इन KI। AgNO3 सॉल्यूशन डाल रहे हो KI में, तो KI क्या है, एक्सेस अमाउंट में, बहुत ज्यादा है। KI क्या है, एक्सेस अमाउंट में है, बहुत सारे अमाउंट में प्रेजेंट है। तो देखो पहले तो आप इनकी रिएक्शन कराइए, AgNO3 और KI रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, AgI प्लस KNO3 बना रहे हैं, करेक्ट। तो ये आपका बन चुका है सोल, ये आपका बन चुका है सोल। अब आपको बताना है कि यार सोल पे पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। इतना हमें पता है KI क्या है, एक्सेस में, KI क्या है, एक्सेस में। तो देखो जो आपका AgI होगा, एक बात हमेशा याद रखना कि जो कॉमन आयन होता है वो ही जाके ऐड होता है। तो AgI में क्या चिपक सकता है, या तो Ag प्लस चिपक सकता है या फिर I माइनस चिपक सकता है। यही दो ही जाके ऐड हो सकते हैं, कॉमन आयन ही जाके ऐड होगा। तो AgI में देखो अब आपका KI क्या है, एक्सेस में है, KI एक्सेस में है, तो ऑब्वियसली I माइनस एक्सेस में है ना। तो यहां पे जाके कौन चुपका, I माइनस चुपका। तो आपका कौन सा सोल बन गया, देखो नेगेटिवली चार्ज्ड सोल बन गया। लेकिन उधर ही अगर सॉल्यूशन ये दे रखा है, देखो हाउएवर व्हेन KI सॉल्यूशन इज एडेड टू AgNO3, मतलब इस बार आपके पास AgNO3 बहुत सारा है, एक कंटेनर में है, ये आपका एक्सेस में प्रेजेंट है, और इसमें आप डाल रहे हो KI। ठीक है, तो अब वापस क्या कराइए, रिएक्शन कराइए। कैसे, AgNO3 प्लस KI की रिएक्शन कराओ। तो देखो क्या बनेगा, आपका AgI बनेगा प्लस प्लस KNO3 बनेगा। तो इस बार एक्सेस में कौन है, AgNO3 एक्सेस में है ना। तो कौन जाके जुड़ेगा, Ag प्लस जाके जुड़ेगा। तो कौन सा चार्ज बन रहा है, ये पॉजिटिवली चार्ज बन रहा है। क्या समझे इससे हम, है ना। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि यार कौन सा एक्सेस में। तो अगर ये बोल रहा है कि AgNO3 इन KI डाल रहे हो तो आपका एक्सेस में KI है। ये बोल रहा है कि KI इन AgNO3 डाल रहे हो तो AgNO3 एक्सेस में। फिर आप रिएक्शन कराओ, फिर आप देखो कि कौन सा आयन, कौन सा कॉमन आयन एक्सेस में है, वो जाके ऐड करा दो, उस हिसाब से आपका सोल बनेगा। ठीक है, देखिए यही चीज बोल रखा है यहाँ पे भी कि यार ये पॉजिटिवली चार्ज बन गया क्योंकि Fe प्लस जाके ऐड हो गया, ऐसे ये नेगेटिवली चार्ज बन गया क्योंकि ये OH माइनस जाके ऐड हो गया। अब देखो यार एक क्वेश्चन भी आया था जेई में या फिर जेई या नीट में आया था जीटा पोटेंशियल का। तो देखो यार क्या होता है, जैसे देखो क्या होता है, ये आपका AgI था, है ना। ये इसमें जो कॉम्बिनेशन ले रहा है, ये सारी की सारी चीजें, ये सारी की सारी चीजें इसमें जो बता रहा है, ये बोल रहा है कि आपका KI सॉल्यूशन ये एक्सेस में है और इसमें आप डाल रहे हो AgNO3, इसमें आप डाल रहे हो AgNO3। देखो जो हमने पहला केस लिया था, इसमें क्या बना था, AgI बना था और आपका I माइनस जाके ऐड हो गया था। इसमें हमारा नेगेटिवली चार्ज्ड सोल आया था, ये आ गया आपका AgI और I माइनस। देखो इसमें डायग्राम के थ्रू समझा रखा है इसने कि यार ये AgI का सॉलिड हो गया और इसमें I माइनस आके ये देखो चिपक गया है, I माइनस आके देखो इसने चिपक गया है, तो नेगेटिवली चार्ज सोल बन गया है। अब देखो आपने जो KI लिया है वो क्या लिया है, एक्सेस में लिया है। तो यार अगर I माइनस एक्सेस में था, KI लेने पे I माइनस एक्सेस में हो गया था, तो ऑब्वियसली K प्लस भी तो क्या होगा, एक्सेस में होगा। तो अब इस नेगेटिवली चार्ज्ड सोल पे ये K प्लस आके जुड़ जाता है क्योंकि दोनों अपोजिट चार्जेस है ना। आपका जो सोल है वो नेगेटिवली चार्ज है, K प्लस पे क्या चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो देखो ये एक और लेयर बन जाती है K प्लस की। देखो बाहर आके K प्लस भी आके चिपक गया है, तो इसलिए इसे बोलते हैं डबल लेयर बन रही है। कौन सी, कितनी लेयर बन रही है, 2 लेयर बन रही है। द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 लेयर्स ऑफ अपोजिट चार्जेस अराउंड द कोलोइडल पार्टिकल इज नोन एज हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। ठीक है, और इस देखो यार I माइनस है, इधर है नेगेटिवली चार्ज और बाहर क्या है, पॉजिटिवली चार्ज। इधर नेगेटिवली चार्ज, इधर
पॉजिटिवली चार्ज, तो इस नेगेटिव और पॉजिटिव के चलते कुछ ना कुछ पोटेंशियल भी डेवलप होता है। उस पोटेंशियल को क्या बोलते हैं? जीटा पोटेंशियल। देखो, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द फिक्स्ड लेयर एंड द डिफ्यूज्ड लेयर इज नोन एज जीटा पोटेंशियल। ये जो पहली लेयर होती है ना, आई माइनस की जो लेयर है, इसको बोल रहा है फिक्स्ड है ये लेयर। ये लेयर क्या है? फिक्स्ड। और जो बाद में K प्लस आके जुड़ रहा है, इसको बोल रहा है डिफ्यूज्ड लेयर। इन दोनों अपोजिट चार्जेस की वजह से एक पोटेंशियल डेवलप हो रहा है विच इज नोन एज जीटा पोटेंशियल। ऑलराइट, तो यार इसको ध्यान रखिएगा, इक्वेशन आ चुका है ये इक्वेशन, ठीक है। तो यही सारी चीजें इसमें इसने समझा रखी हैं। नेक्स्ट क्या है? देखो, इलेक्ट्रोफोरेसिस है। अब हमें पता है हमारे कोलोइडल पार्टिकल्स पे क्या रहते हैं? चार्जेस रहते हैं। तो देखो क्या बोल रहा है? द एग्जिस्टेंस ऑफ चार्ज ऑन कोलोइडल पार्टिकल इज कंफर्म्ड बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस एक्सपेरिमेंट। कैसे? जैसे ही हमने इस कोलोइडल पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, तो आपके जो कोलोइडल पार्टिकल्स थे ये किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने लग गए। या तो अगर देखो नेगेटिवली चार्ज है तो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा, अगर पॉजिटिवली चार्ज है आपका कोलोइड तो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा, ठीक है। तो इससे हमको पता चला था कि यार जो कोलॉइड्स हैं उनके पे चार्जेस प्रेजेंट है, उन पे चार्जेस प्रेजेंट है। देखो, द मूवमेंट ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स अंडर एन अप्लाइड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज नोन एज इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। तो जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल रहेंगे वो मूव करेंगे कैथोड की तरफ, क्योंकि कैथोड क्या रहती है? नेगेटिवली चार्ज्ड। वाइल जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है वो मूव करेंगे एनोड की तरफ। एनोड क्या रहती है? पॉजिटिवली चार्ज। एनोड क्या रहती है? पॉजिटिवली चार्ज। ऑलराइट, तो ये एक और प्रॉपर्टी हो गई। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है? अच्छा, यहाँ पे इलेक्ट्रोऑस्मोसिस देख लीजिएगा, है ना, कुछ नहीं, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में जो ऑस्मोसिस हम करा रहे हैं उसको इलेक्ट्रोऑस्मोसिस बोल रहा है। नेक्स्ट क्या हो रहा है? कोगुलेशन या फिर प्रेसिपिटेशन। तो देखो यार ये क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स इन इज कॉल्ड कोगुलेशन। अगर हमको किसी कोलोइड पार्टिकल को पीपीटी में कन्वर्ट करना है तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कोगुलेशन या फिर प्रेसिपिटेशन ऑफ द सोल। कैसे कर सकते हो यार? अलग अलग तरीके इसने बता रखे हैं। कैसे कर रख सकते हो? इलेक्ट्रोफोरेसिस से कर सकते हो कि जब जो जैसे ही पार्टिकल दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा वहां पे सेटल हो जाएगा तो वहां पे पीपीटी की तरह फॉर्म हो जाएगा। द कोलोइडल पार्टिकल्स मूव टूवर्ड्स अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड एंड गेट डिस्चार्ज एंड प्रेसिपिटेटेड। ऐसे हो सकता है। या फिर क्या हो सकता है? अपोजिटली चार्ज्ड सोल्स आप मिक्स कर दो, एक पॉजिटिवली चार्ज है एक नेगेटिवली चार्ज है, दोनों को मिक्स कर दोगे तो दोनों न्यूट्रलाइज कर देंगे आपस में। सही है, ऐसे कर सकते हो। बॉइलिंग के थ्रू बता रहा है। परसिस्टेंट डायलिसिस करो आप, उसकी डायलिसिस करोगे तो आपका धीरे धीरे नीचे चीजें सेटल होती जाएंगी और आपका वो पीपीटी बनता जाएगा। अलग अलग तरीके बता रखे हैं, ठीक है। ऐसे ही बोल रहा है, देखो, बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स भी कर सकते हो। व्हेन एक्सेस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज एडेड द कोलोइडल पार्टिकल्स आर प्रेसिपिटेटेड। रीजन क्या है? द रीजन इज दैट कोलोइड्स इंटरैक्ट विद आयंस कैरिंग अपोजिट चार्जेस टू दैट प्रेजेंट ऑन देमसेल्व्स। जैसे कोलोइड में क्या है? सपोज करो नेगेटिव चार्ज है, आपने कोई इलेक्ट्रोलाइट डाला, अब इलेक्ट्रोलाइट तो टूटेगा, कटायन और अनायन में टूटेगा। आपका सपोज करो कोलोइड में नेगेटिव चार्ज है तो वो किससे इंटरैक्ट करेगा? पॉजिटिवली चार्ज आयन से इंटरैक्ट करेगा और अल्टीमेटली वो पीपीटी बना लेगा। यही यहां पे इसी की बेसिस पे ही रूल आता है, हार्डी-शुअल्ज़ रूल, ठीक है। देखो इसमें क्या बोल रहा है कि जितनी ज्यादा वैलेंसी रहेगी, ग्रेटर द वैलेंसी ऑफ द फ्लॉक्यूलेटिंग आयन। फ्लॉक्यूलेटिंग आयन मतलब जो आयन प्रेसिपिटेट करा रहा है, जो आपने इलेक्ट्रोलाइट डाला है पीपीटी कराने के लिए, उसको बोल रहा है फ्लॉक्यूलेटिंग आयन। तो उसकी जितनी ज्यादा वैलेंसी रहेगी उतना ही ज्यादा वो प्रेसिपिटेशन करेगा। जैसे देखो, आपका अगर नेगेटिवली कोई सोल है तो उसको पीपीटी कौन बनाएंगे? पॉजिटिवली चार्ज आयंस। तो Al+3 सबसे ज्यादा बनाएगा, फिर Ba+2, फिर Na+1। ऐसे ही अगर आपका जो अब सोल है वो पॉजिटिव है ना, तो उसको कौन पीपीटी बनाएगा? नेगेटिव अनायंस। तो देखो जितनी ज्यादा वैलेंसी रहेगी, देखो यहाँ पे -4 है, -3, -2, -1। ऑलराइट, अब यार जितनी ही ज्यादा वैलेंसी रहती है उतना ही बेहतर तरीके से वो उसकी पीपीटी बनाएगा, तो उसका उतना ही कम अमाउंट लगेगा। जैसे एल्यूमिनियम +3 है और बेरियम +2 है, तो इसका आपको इसकी कोगुलेशन पावर, इसे हम लोग और क्या बोलते हैं? कोगुलेशन पावर क्या है? ज्यादा है। कोगुलेशन पावर क्या है? Al+3 की ज्यादा है एज कंपेयर टू बेरिलियम +2, क्योंकि उसकी क्या है? वैलेंसी ज्यादा है। तो अगर कोगुलेशन पावर ज्यादा है तो कोगुलेटिंग वैल्यू
कि यार आपको कितना अमाउंट लेना है एल्यूमिनियम +3 और बेरियम +2 का, ये आपकी एल्यूमिनियम +3 का कम होगा बेरियम +2 से, है ना, क्योंकि पावर ज्यादा है ना, तो कम अमाउंट में ही काम हो जाता है, कम अमाउंट में ही काम हो जाता है। ठीक है, तो देखो ये आपको कोगुलेटिंग पावर की डेफिनेशन दे रखी है, ये डेफिनेशन दे रखी है। ऑलराइट, चलो अब यार कुछ नहीं बोल रहा है, कोगुलेशन लायोफिलिक का भी हो सकता है। तो आपके देखो, दीज आर द टू फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेबिलिटी ऑफ लायोफिलिक सोल्स। हमें पता है यार लायोफिलिक में डीपी और डीएम में बहुत प्यार होता है, तो वो क्या रहते हैं, स्टेबल रहते हैं, काफी स्टेबल रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये दो फैक्टर्स दे रखे हैं, आप जिनसे उनको पीपीटी बना सकते हो कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है या फिर बाय एडिंग अ सूटेबल सॉल्वेंट, ये दो है। ठीक है, ऐसे ही जो आपको कुछ कुछ कोलॉइड्स का प्रोटेक्शन भी करना पड़ सकता है, जो आपके लायोफोबिक होते हैं ना, बेसिकली उनका आपको प्रोटेक्शन करना होता है। तो कौन प्रोटेक्ट करते हैं लायोफोबिक सोल्स को, लायोफिलिक वाले। देखो, लायोफिलिक सोल्स आर मोर स्टेबल देन लायोफोबिक, ये हमें पता है ना। दिस इज क्यों है ये, क्योंकि उन दोनों में प्यार है, वो बढ़िया तरीके से लिक्विड को बढ़िया तरीके से घुल मिल जाते हैं। ऑलराइट, तो देखो जो लायोफिलिक कोलॉइड्स है हैव अ यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटेक्टिंग लायोफोबिक कोलॉइड्स। तो लायोफोबिक कोलॉइड्स को प्रोटेक्ट करना पड़ता है किससे, लायोफिलिक से। तो जैसे आपका एक कंटेनर में लायोफोबिक प्रेजेंट है, तो उसमें आप क्या डाल दो, लायोफिलिक। तो लायोफिलिक एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है फोबिक के अराउंड, तो उसे प्रोटेक्ट कर लेता है, उसको पीपीटी नहीं बनाने देता है। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट क्या है यार, नेक्स्ट है इमल्शंस। अब यार ये प्योरली थ्योरेटिकल आ रहा है, जो मैं आप लोगों को अंडरलाइन कराते जा रहा हूं एनसीईआरटी में अंडरलाइन करते जाइएगा। ठीक है, देखो इमल्शंस क्या होते हैं, दीज आर लिक्विड कोलोइडल सॉल्यूशंस। अब हमारे कोर्स में इसने दो इमल्शंस दे रखे हैं, क्या है, ऑयल डिस्पर्स्ड इन वाटर या फिर वाटर डिस्पर्स्ड इन ऑयल, ये दो तरीके के इमल्शंस दे रखे हैं। ठीक है, देखो इन द फर्स्ट सिस्टम जब आपने ऑयल को डाला है वाटर में, तो वाटर कैसे एक्ट कर रहा है, डिस्पर्जन मीडियम की तरह, और ऑयल कैसे एक्ट करता है, डिस्पर्स्ड फेज की तरह। इसके क्या एग्जांपल्स हैं आपके, मिल्क एंड वेनिशिंग क्रीम। और आपका जो दूसरा है ना, इन द सेकेंड सिस्टम ऑयल एक्ट्स एज डिस्पर्जन मीडियम, और उसके क्या क्या एग्जांपल्स हैं, बटर और क्रीम। अब आपको देखो यार क्या करना पड़ता है, जैसे देखो इमल्शन ऑफ ऑयल इन वाटर आर अनस्टेबल, है ना, हमें पता है यार ऑयल और वाटर तो मिक्सेबल नहीं रहते हैं, वो अनस्टेबल रहते हैं, तो उनको आपको स्टेबल बनाना पड़ता है। स्टेबल कैसे बनाते हो, इमल्सिफाइंग एजेंट डाल के। ठीक है, इमल्सिफाइंग एजेंट डाल के। तो देखो यहाँ पे यही बोल रहा है कि प्रिंसिपल इमल्सिफाइंग एजेंट फॉर ऑयल इन वाटर, OW इमल्शंस आर कौन कौन, प्रोटीन, गम, नेचुरल एंड सिंथेटिक सोप्स। और जो वाटर इन ऑयल था उसके लिए हम लोग इमल्सिफाइंग एजेंट कौन से यूज करते हैं, हेवी मेटल सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स, लॉन्ग चेन एल्कोहल्स और लैंप ब्लैक। ठीक है, इसका कुछ नहीं कर सकते हैं, इसको याद ही रखना पड़ेगा आप लोगों को। याद करने का तरीका क्या, कि यार नोट्स बना लीजिए, शॉर्ट नोट्स बना लो इसके, और उसको हर 15 डेज में करीब करीब रिवाइज कर लीजिएगा। एक बार यार शॉर्ट नोट्स बन जाएंगे ना आपके, फिर उसको रिवीजन में टाइम नहीं लगेगा, आप 15 मिनट्स लेके बैठोगे, आपका रिवाइज हो जाएगा पूरा चैप्टर। लेकिन उसके लिए पहले मेहनत करनी पड़ेगी शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए। चाहो तो यार इधर ही एनसीईआरटी में ही बना लो उसके शॉर्ट नोट्स साइड में, जैसे मैं लिखते जाता हूँ, मैं अंडरलाइन करते जाता हूँ, चाहो तो एक अलग पेपर पे बना लीजिए। ऑलराइट, चलो अब बोल रहे हैं यार कोलॉइड हमारे आसपास हैं, क्या क्या यार उसके यूजेस हैं, ये सारी चीजें बात करने वाला है। देखो ब्लू कलर ऑफ द स्काई है ना, कोलॉइड के एग्जांपल्स बता रहा है, डस्ट पार्टिकल्स अलोंग विद वाटर सस्पेंडेड इन एयर स्कैटर ब्लू लाइट विच रीचेस आवर आईज एंड द स्काई लुक्स ब्लू टू अस। बताओ है कोलॉइड का कितना बड़ा यूज है कि हमको स्काई ब्लू लग रहा है, क्यों, क्योंकि वो स्कैटर कर रहे हैं ब्लू लाइट को, और जब स्कैटरिंग हो रही है ब्लू लाइट को और हमारे आंखों में जा रही है तो हमको वो स्काई ब्लू लग रहा है ना। ऐसे ही जो यार फॉग, मिस्ट और रेन होती हैं, ये भी क्या रहते हैं, कोलॉइड्स रहते हैं। जो आपके फूड आर्टिकल्स हैं, मिल्क, बटर, हलवा, है ना, मुंह में पानी आ गया होगा अब तक तो उसका, इन सबके नाम सुन के, आइसक्रीम्स, फ्रूट जूसेस, ये सब भी क्या हैं, कोलॉइड्स हैं। ब्लड इज अ कोलॉइड, ब्लड इज अ कोलॉइडल सॉल्यूशन, इट इज अ कोलॉइडल सॉल्यूशन ऑफ एल्ब्यूमिनॉइड सब्सटेंस। ठीक है, सॉइल्स हैं आपकी, फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा है ना, ये सारी की सारी चीजें आपकी कोलॉइड्स के एग्जांपल्स हैं। अब एप्लीकेशंस क्या है, एप्लीकेशंस हैं जैसे देखो इलेक्ट्रिकल प्रेसिपिटेशन ऑफ स्मोक।
अब यार क्या होता है, स्मोक भी एक कोलोइडल पार्टिकल है, उसमें यार कुछ चार्जेस प्रेजेंट रहते हैं, तो और कुछ हैवी मेटल्स भी प्रेजेंट रहते हैं। तो अब सपोज करो यार उस हैवी मेटल को हम लोगों को एटमॉस्फेयर में नहीं भेजना है, तो हम लोग उनका इलेक्ट्रिकल प्रेसिपिटेशन करा सकते हैं स्मोक का। देखो, स्मोक इज अ कोलोइडल सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स सच एज कार्बन, आर्सेनिक कंपाउंड्स, डस्ट, है ना। अब देखो क्या बोल रहा है, द स्मोक बिफोर इट कम्स आउट ऑफ द चिमनी, चिमनी से वो बाहर निकलने से पहले इज लेड थ्रू अ चैम्बर प्लेट्स हैविंग अपोजिट चार्जेस। तो जैसे ये आपकी चेंबर प्लेट्स है, यहां से स्मोक जा रही है, तो आपको उन हैवी पार्टिकल्स को रोकना है। उन हैवी पार्टिकल्स पे क्या है, चार्जेस है, तो आपने क्या लगा दिया, एक प्लेट लगा दी, मेटालिक प्लेट्स, है ना, इन पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है। तो जैसे ही स्मोक यहां से आएगी तो इन पे जाके चिपक जाएगी, तो जो हैवी पार्टिकल्स थे वो हमारे एटमॉस्फेयर में नहीं जाएंगे। इस चेंबर को देखो क्या बोल रहा है, ये कॉट्रेल प्रेसिपिटेटर भी बोल रहा है, ठीक है। ऐसे ही देखो हमारे जो और क्या कहाँ पे काम आते हैं कोलाइड्स, प्योरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर है, अगर आपको ड्रिंकिंग वाटर को प्योरीफाई करना होता है तो अगेन काम आते हैं। द वाटर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज ऑफन कंटेन सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज, तो उसमें एलएम वेलएम है, उसको हटाने के लिए कोलाइडल पार्टिकल्स काम आते हैं। आपके मेडिसिन हैं, वहाँ पे कोलाइडल पार्टिकल्स काम आते हैं। देखो जैसे बोल रहा है, एर्गायरॉल इज अ सिल्वर सोल यूज्ड एज एन आई लोशन, ठीक है, बहुत काम का है यार, है ना। कोलाइडल एंटीमनी इज यूज्ड एज अ क्यूरिंग कालाजार, है ना। ये सारी चीज़ें यार याद रखना, जो बायो वाले बच्चे होंगे ना उनके लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जो हमारे इंजीनियरिंग के बच्चे हैं वो भी कोशिश करें कि इसको हम लोग ध्यान रखें, है ना यार, रटने का, ये प्रॉपर रटने की चीज़ है, ठीक है। चलो और बोल रहा है, ये टैनिंग हो रहा है, जो एनिमल हाइड्स है वो भी कोलोइडल नेचर में होते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें बोल रहा है। व्हेन अ हाइड विच हैज़ पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल इज सोक्ड इन टैनिन विच कंटेन्स नेगेटिवली चार्ज्ड कोलोइडल पार्टिकल, ठीक है, तो कोगुलेशन हो जाता है। ऐसे ही बोल रहा है, क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप, कपड़े धोना मैंने आप लोगों के इस चैप्टर में सिखा दिया है, ठीक है। फोटोग्राफिक प्लेट्स हैं, और रबर इंडस्ट्री में काम आ रहा है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में भी काम आ रहा है। तो कोलोइडल एक इंपॉर्टेंट चीज है हमारी डेली लाइफ में, ऑलराइट। तो चलो यार यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है। ये सारे इंटेक्स्ट क्वेश्चंस आप लोग कर लीजिएगा, जो भी मैंने यार अंडरलाइन करवाया है इस चैप्टर में उसके नोट्स बना लो, चाहो तो एनसीईआरटी में ही लिख लो, चाहो तो अलग सेपरेट चैप्टर सेपरेट पेज में लिख लो, ठीक है। अच्छे से इस सीरीज़ को फॉलो करो, इम्पॉर्टेंट है, बहुत हेल्प होएगी यार आप लोगों की। और जल्दी ही यार मैं एक वीडियो भी बनाऊंगा, है ना, जिसमें आप लोगों को इम्पॉर्टेंस ऑफ एनसीईआरटी कि यार एनसीईआरटी की कितनी इंपॉर्टेंस है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, ये मैं आप लोगों को समझा दूंगा, ऑलराइट। तो यार अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, सभी दोस्तों को बताइए कि ऐसे सीरीज़ चल रही है, और अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ऑलराइट। सो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे, सी यू, बाय बाय।